ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? तो भाई आज आपकी जो फर्स्ट क्लास कोर्स प्लानिंग की जो क्लास है वो आपकी पेड कोर्स में वो आपकी क्लास रहने वाली है ये। और अभी जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी जो ईएमआरएस में जो पीजीटी टीजीटी का जो कोर्स परचेज किया है, तो आज हम उस कंप्लीट कोर्स के बारे में डिटेल करने वाले हैं कि हम आपको किस टाइप से आपको हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, आपको किस टाइप से हम स्टडी करवाएंगे, कैसे आपको स्टडी करनी रहेगी, किस टाइप से हम आपको टेस्ट करवाएंगे, कैसे हम आपको डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे। इन सभी पॉइंट पे मैं आपको डिटेल से आज बताने वाला हूँ। मेरे द्वारा कौन कौन सब्जेक्ट स्टडी करवाए जाएंगे, किस टाइप से आप कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको टायर फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, टायर सेकंड एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है, जितने भी आपके डाउट हैं ये सारे के सारे डाउट क्लियर करने के लिए आज आपको मैं सबसे पहले जो क्लास लेके आया हूँ कोर्स प्लानिंग क्लास लेके आया हूँ। और जैसा कि आपको पहले पता है, आप पहले अगर मेरे पुराने अगर स्टूडेंट हो तो आप पता है, जब भी मैं कोई भी नया कोर्स स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं कोर्स प्लानिंग के थ्रू मैं आपको कंप्लीटली रूपरेखा बताता हूँ। और उस कंप्लीट रूपरेखा में आपको कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ कि आपको किस टाइप से कैसे इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टडी करना होता है और किस टाइप से कैसे आपको आपकी गोल अचीव करनी होती है। देखो, सबसे पहले तो भाई जो भी आपका कोर्स है, इस कोर्स से रिलेटेड अगर हम बातें करें तो कुछ कंटेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आपने जब कोर्स परचेज किया है तो आपको कुछ कंटेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको दिखने लग गया होगा। और वो जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट का कंटेंट है उसको किस टाइप से आपको स्टडी करना है, जो लाइव कंटेंट में हम आपको जो कंटेंट देने वाले हैं उसको आपको किस टाइप से कैसे स्टडी करना है, उन सभी पॉइंट पे हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार जो भी स्टूडेंट्स आज जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है और क्लास जो स्टार्ट है, तो क्लास स्टार्ट के लिए मैंने आज आपको बोला था कि आज से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज से आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। कोर्स प्लानिंग की आज क्लास आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। उसके बाद आज शाम को ही क्लास आपके यूट्यूब पे आपके 2023 में एक पेपर हुआ था ईएमआरएस का, उस पेपर का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। उस पेपर के सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं कि किस टाइप से कैसे ईएमआरएस में क्वेश्चंस पुट होते हैं, किस टाइप से कैसे किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में ये जो आपका कोर्स है, इस कोर्स में आपको किस किस टाइप से कैसे कैसे स्टडी करना है, उन सभी पॉइंट्स पे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमारा जो कंप्लीट जो हमारा कोर्स है, अगर हम कोर्स की बात करें तो भी ईएमआरएस में बेसिकली जो वैकेंसी है वो दो टाइप की वैकेंसी आपके सामने आपको देखने को मिली है। एक तो है पीजीटी, एक है टीजीटी। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक छोटा सा आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ कि ईएमआरएस की जो वैकेंसी ना, इसके अलावा आपके पास में केवीएस की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, है ना। केवीएस की वैकेंसी भी आपको कुछ ही समय में आपको देखने को मिलने वाली। ठीक है। अब केवीएस की वैकेंसी की बात करें और ईएमआरएस की वैकेंसी की बात करें, ये दोनों ही वैकेंसी में जो कंप्यूटर साइंस का जो आपका सिलेबस होता है वो दोनों ही वैकेंसी में सिलेबस का रहता है, आपका सेम सिलेबस रहता है। अब साथ में आपको जो मेनली आपका जो कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि सर जो आपने जो ईएमआरएस का जो बैच स्टार्ट किया है, तो क्या इसके बाद हमें केवीएस का बैच अलग से लेना पड़ेगा? नहीं, आपको ईएमआरएस का बैच लेने के बाद में आपको इसकी वैलिडिटी 1 साल मिलती है। तो एक साल के ड्यूरेशन में आपके केवीएस एनवीएस जो भी वैकेंसी आती है उनके लिए आपका एक ही कोर्स रहने वाला है। और आपने अगर ये कोर्स लिया है तो आपने विश्वास करके कोर्स लिया है, तो मैं आपको गारंटी के साथ ही कह सकता हूं कि आपको इस कोर्स में जो कंटेंट मिलने वाला है बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। और आपको जो स्टडी करवाने वाले हैं बहुत इफेक्टिव तरीके से स्टडी करवाने वाले हैं, जिससे कि आपका एग्जाम फाइट हो। हमारा जो मेन गोल होता है वो मेन गोल हमेशा यही होता है कि आपका सिलेक्शन रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए। और आपने पहले देखा होगा इससे प्रीवियस जितने भी जो भी आपके स्टेट लेवल के जो आपके एग्जाम हुए हैं राजस्थान में, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम जो प्रोग्रामर तक का एग्जाम है उसमें भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है। तो इस वैकेंसी में भी हम कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन निकालें और इसी के लिए फिर हम जी जान से मेहनत भी करेंगे आपके साथ और आपको मेहनत करवाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वैकेंसी के बारे में बात करें तो अब यहाँ पे आज मैं पीजीटी और टीजीटी दोनों ही जो आपका कोर्स है दोनों कोर्स के लिए आज आपका कॉमन क्लास में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। फिर आपके जो टीजीटी के जो पीजीटी के अंदर जो कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम एक्स्ट्रा पीजीटी में एक्स्ट्रा करवाएंगे, जो आपके टीजीटी में कुछ पार्ट नहीं रहते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा ये चलो ठीक है, ये जैसे मान चलो आज की क्लास में आपके सामने जैसे पहला एक क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो इस क्वेश्चंस के बारे में आपको डिटेल से डिस्कशन बाद में करूंगा, बट मैं बता देता हूँ कि जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शेड्यूलर। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस टाइप से एक कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने उठाया है। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन मैंने उठा के और यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे किस टाइप से किन किन पॉइंट ऑफ फोकस करके क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में किस किस टाइप से कैसे कैसे आपको लिखना होता है, क्योंकि जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आपसे पुट होंगे उन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके हर एक क्वेश्चंस के नीचे आपको स्पेस मिलेगा और उसी पर्टिकुलर स्पेस में आपको आंसर देना होगा। और भी सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करते हो तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक मेन चीज बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो उस टाइम पे जब आप आंसर लिखते हो ना, तो आंसर आपका बहुत सटीक आंसर होना। और अगर आपका आंसर बहुत सटीक होगा ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपको नंबर भी अच्छे वाले मिलने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से आपका कितना नंबर रहेगा, 15 नंबर रहेगा। ठीक है। तो अगर हम ईएमआरएस की बात करें
तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितना होगा, 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब 60 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहने वाला है इसमें, EMRS में, KVS में, और इसी 60 मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका मतलब है कि आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की प्रैक्टिस मैं आपको प्रॉपर करवाने वाला हूँ, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए उस पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए। बस ये है कि आप लाइव में मेरे साथ कंटिन्यू, आप अच्छे जितने भी सेशन हो लाइव के सारे सेशन में जुड़ के, और आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए वो असाइनमेंट आपको अच्छे से करना है, और साथ में क्या करना है आपको, जो असाइनमेंट्स के साथ में जो उसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन को आपको देखना है किन पॉइंट्स पे आपने क्या किया है, कि आपने मिस्टेक किए, आपने जो पॉइंट लिखे असाइनमेंट्स में, जो मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए उस पॉइंट्स के अलावा मैंने जो पॉइंट बताए वो पॉइंट्स में और आपके पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, उन सारे पॉइंट्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है अगर आपको इस एग्जाम को फाइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो देखो नेगेटिव मार्किंग बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट ऑब्जेक्टिव नेगेटिव मार्किंग होती है। डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तो नंबर नहीं देगा आपको एग्जामिनर, यहाँ पे अगर मान चलो आप यहाँ पे कुछ भी लिख के आते तो इसमें नंबर नहीं देगा। और डिस्क्रिप्टिव में ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं होने वाला, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो आपका कमेंट्स है उसका मैं बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न होता है, उस फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, तो उस पैटर्न को आपको समझना होगा कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो देखो सबसे पहले अगर जैसे सिलेबस की बात करें, तो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार इन पॉइंट्स पे फोकस कर लेता हूँ भाई, जो सिलेबस के रूप में आपको जो स्टडी करना है वो किस टाइप से कैसे क्या स्टडी करना है, उसके बाद हम मेन पॉइंट बात करेंगे, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, और साथ में सारे के सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में अगर जैसे बात करें पीजीटी की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उसके सिलेबस में अगर टायर फर्स्ट के एग्जाम की बात करें, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है इसकी बात करें, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और ये जो एग्जाम क्वालिफाइड नेचर का जो आपका एग्जाम रहने वाला है, इस एग्जाम में आपके पास में ये जो आपके पास में जो 6 यूनिट की हुई है, इस 6 यूनिट आपके जो 5 यूनिट है, जो यूनिट पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 5 तक जो आपके टोटल जो आपके 5th यूनिट है, इन 5th यूनिट के बेस पे आपका क्या क्या मिलेगा आपको, आपका मेरिट बनने वाला है किसमें, क्वालिफाइंग मेरिट में, है ना। तो अगर यहाँ पे बात करें तो आपको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट जो पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है, सेकंड पार्ट रीजनिंग एबिलिटी का है, फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी का है, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का है, फिर डोमेन नॉलेज है। ठीक है, डोमेन नॉलेज में साफ साफ लिखा है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर साथ में क्या आपके एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था ना। यहाँ पे इसका एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, एनईपी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन नेशनल पॉलिसी। ठीक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 2020 में इंप्लीमेंट हुई थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या बातें की गई हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके पास में टोटल जो 5 पार्ट है, 5 पार्ट्स में अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे जो आपका जीके रहने वाला है ना, जो आपका जीके रहने वाला है वो जीके किसका रहने वाला है, आपका इंडिया लेवल का रहने, कैसे आपका इंडिया लेवल का जीके रहने वाला है, और साथ में यहाँ पे आपका करंट अफेयर रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें इंडिया लेवल की जीके की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो इसमें मैं आपको एक 2023 में जो पेपर हुआ था उस पेपर्स के सॉल्यूशन में आपको ये बताऊंगा कि जो भी फैकल्टी आपको जीके पढ़ाएगी वो फैकल्टी आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी कि भाई आपको किस टाइप से कैसे किन पॉइंट्स पे फोकस करते हुए जीके पढ़ना है। क्योंकि इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके तो बहुत बड़ा है, और इतना इतना इंडिया जीके पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पेपर है ना, ये पेपर आपका लगभग संभावना ये है कि दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा, पूरी पूरी संभावना है दिसंबर और जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि EMRS KVS जितनी भी संस्थान है ये एग्जाम बहुत फास्ट कंडक्ट करवा। तो अगर आपका एग्जाम दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा तो फिर आपको ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना है। देखो आज मैं आपको साफ साफ मेंशन कर रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी कहते हैं किसको, उस पॉइंट्स को समझना है मेरे साथ में। जैसे कि मान के चलो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो और आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ आईसीटी आपको बहुत अच्छे से आती है। सिंपल सी बात है कि नॉलेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आप कंप्यूटर साइंस में जो चीजें बहुत डेप्थ तक पढ़ते हो ना, उन्हीं का क्या होता है, उन्हीं का यहाँ पे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसमें, आईसीटी में। और आईसीटी के अंदर सिलेबस की आप बात करोगे, सिलेबस में देखोगे तो आपका फंडामेंटल का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वहाँ पे आपका इंटरनेट का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है। ये पार्ट आपको आईसीटी के सिलेबस में आपको गिवन है। तो फिर आपको ये जो आपको जो 15 नंबर है ना, आईसीटी के जो 15 नंबर है ना आपके, ये 15 नंबर आपके फ्री फोकट के। अगर इन 15 नंबर पे आपने अच्छे से फोकस कर लिया ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके 15 में से 14 नंबर तो आपके इजीली आ सकते हैं, 13-14 नंबर तो आप ला सकते हो ना। ठीक, तो देखो 100 में से आपके 13-14 नंबर आपके यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी। अगर रीजनिंग की बात करें
आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की आज के दिन तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको रीजनिंग जो है वो आपको लगभग आपको सभी एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। तो आपकी रीजनिंग पहले से स्ट्रांग होगी, और अगर रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि रीजनिंग पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में आपका रीजनिंग का पार्ट आपका पूछा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे आप समझो कि भाई आपके 15 क्वेश्चन तो किसके हो गए, रीजनिंग के हो गए, 15 क्वेश्चन किसके हो गए, आईसीटी के हो गए। तो इसका मतलब है कि आपके इस पार्ट में आपके 30 जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए फ्री फोकट के हैं। मतलब कि ये क्वेश्चंस आपको एडवांटेज दिलवाने वाले हैं बाकी सभी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, बाकी सभी अदर सब्जेक्ट जो है उनके कंपैरिजन में। आपके लिए जो 30 क्वेश्चन ना, ये आपके लिए क्या एडवांटेज है। अब आपके अगले कितने क्वेश्चन बच गए, अगले क्वेश्चन बच गए आपके 70। तो 70 क्वेश्चन में आपको किस टाइप से कैसे प्रिपरेशन करना है, उस चीज पे कोई बात कर ले। ठीक है, तो देखो, रीजनिंग और आईसीटी को तो आपको एक टाइप से आपको 1% आपको गलत नहीं करना। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हुए हम रीजनिंग और आईसीटी पे प्रॉपरली फोकस करेंगे, और इस पार्ट्स पे हम गलती नहीं करेंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो कंप्लीट जो लेक्चर हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आपको रीजनिंग के लेक्चर मैं आज या कल में अपलोड करवा दूंगा एप्लीकेशंस पे। रीजनिंग के लाइव लेक्चर आपको कल से कंटिन्यू, एक दो दिन में, कल नहीं तो परसों से, क्योंकि एक दो दिन हम क्या करेंगे, पेपर सोल्यूशन करवाएंगे प्रीवियस, और उसके बाद एक दो दिन में आपके कंटिन्यू रीजनिंग के लेक्चर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रीजनिंग आपको प्रॉपर्ली अवेलेबल करवा देंगे। रीजनिंग जो फैकल्टी है वो बाय लैंग्वेज आपको स्टडी करवाने वाली है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रखेगी रीजनिंग वाली फैकल्टी, और बाय लैंग्वेज आपको स्टडी करवाएगी। और रीजनिंग फैकल्टी इतनी शानदार फैकल्टी कि एक बार आप स्टडी कर लोगे ना, तो मेरे हिसाब से रीजनिंग को आपको फिर किसी भी एग्जाम के लिए बार बार स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके 30 नंबर के तो ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल क्वेश्चन है 30, और ये बहुत अच्छा वेटेज प्ले करता है, ये एक अच्छा रोल प्ले करता है। और ये जो रोल प्ले करता है ना, इस रोल प्ले में फिर आपको ध्यान ये रखना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड्स को रेडी करने के लिए आपको एक स्मार्ट तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना क्या होता है। जैसे मान के चलो, सिंपल सी बात है भाई, ये हमारी जो स्कूल होती है, जिसको हम बात करें ये हमारे अगर स्कूल की बात करें, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होती है, जो आपके ट्राइबल एरिया में एस्टेब्लिश की जाती है। कहते हैं ना, आदिवासी जो एरिया होता है वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में लगभग आपके 35-40 स्कूल जो आपके टीएसपी एरिया है उसमें एस्टेब्लिश है। 35-40 स्कूल ऑलरेडी चल रही है। कौन सी, ये हमारे स्कूल, और ये रेजिडेंशियल स्कूल होती है। और इन स्कूल्स में आपको, आप जब पढ़ाई, मतलब आप जब टीचर बन के जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे, तो सिंपल सी बात है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स में सिर्फ आपको इन स्कूल्स के अकेले, इन स्कूल्स पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया में टीचिंग के लिए एक जो टीचर होता है, एक जो फैकल्टी होती है, उस फैकल्टी का क्या क्या रोल होते हैं, फैकल्टी को किस टाइप से कैसे स्टूडेंट्स को स्टडी करवाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भगवान ने सबको अलग अलग माइंड से यहाँ पे इंसान के रूप में आपको यहाँ पे भेजा है। तो फिर सबके अगर माइंड अलग अलग है तो फिर आपको क्या करना है, आपको सभी टाइप के माइंड सेट के साथ आपको क्या काम करना होता है। तो उस टाइप में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको हर एक पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप अच्छे से समझते हो टीचिंग एप्टीट्यूड को, तो मेरे हिसाब से इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और इसको समझने में इंटरेस्ट आएगा। और इसकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो कुछ जो जो आपके पुराने जो कुछ थ्योरी पार्ट है, इसमें इसमें कुछ है, कुछ थ्योरम है, तो उन थ्योरम्स को, भाई सिंपल सी बात है, उन थ्योरम्स के बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना होता है। उन्हीं के बेस पे जो आपको पता लग जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो फैकल्टी है, वो फैकल्टी से आपको यहाँ पे लाइव के साथ में आपको कुछ कंटेंट आपको क्या देगी, आपको पीडीएफ के रूप में देगी, और उन की पॉइंट्स को आपको स्टडी करना है, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे अगर इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड को ऐड कर दें, 30 क्वेश्चन किसके हो गए। फिर अगर डोमेन नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जो डोमेन नॉलेज जो पेडागोजी है ना, वो बेसिकली आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पार्ट में रहने वाली है। मतलब कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है ना, डोमेन सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपके पेडागोजी और पार्ट रहने वाला है। तो फिर यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पार्ट्स में आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि इस पार्ट्स में आपको कुछ आपको रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह से, कुछ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह से, कुछ आपको कंप्यूटर साइंस की जो आपकी पेडागोजी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहने वाले, ये आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये 30 हो गए, 20 क्वेश्चन है ना, इन 20 क्वेश्चन को जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है, ये बहुत ईजी टास्क है और ये आपके लिए इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे, पेडागोजी। फिर आती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर बात करें 2020 में बात करें, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जी सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि आपके जो यूजीसी है उसने बंद कर दिया। तो भाई सिंपल सी बात है, उसको क्या करना है, उसको फिर आपको स्टडी किस टाइप से करना है, उसको स्टडी स्टेप्स करना है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो बुक आती है,
तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई थी, उस टाइम पे एजुकेशन को किस टाइप से कैसे आगे बढ़ाना है, किस टाइप से एजुकेशन के अंदर स्मार्ट एजुकेशन को इंक्लूड करना है, किस टाइप से अब जो एजुकेशन है वो रट्टापंथी वाली एजुकेशन नहीं रहने वाली, अब आज आपकी एजुकेशन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहने वाली है, किस टाइप से बच्चों को कोडिंग स्टार्टिंग से सिखाना स्टार्ट करना है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किए गए थे। और उसके लिए जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जितने भी आपके जो भी आपका पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाने के लिए आपके सामने रिप्रेजेंट होने वाले कौन? संजय चौधरी सर। तो धरना जर्नल के लिए आपके जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपके सामने संजय चौधरी सर आपके सामने रहने वाले। संजय चौधरी सर कल की क्लास में, कल एक यूट्यूब पे क्लास रहेगी संजय चौधरी सर की, उसमें 2023 का एक पेपर सोल्यूशन करवाएंगे, साथ में आपको ये बताएंगे किस टाइप से कैसे आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, ये सारे पॉइंट्स बताएंगे। तो मैंने ऑलरेडी सारी फैकल्टी के साथ बहुत अच्छे लेवल से एक मीटिंग कंडक्ट करवा के और सभी फैकल्टी को मैंने अच्छे तरीके से ये चीज पे फोकस करवाया, ये भी समझा कि आपको कम से कम समय में आपको इफेक्टिव कंटेंट डिलीवर करना है। इस एग्जाम के जो डेट है वो बहुत नियर है, बहुत नजदीकी एग्जाम है और ये एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो फिर आपके लिए क्या करवाने वाले, आपके लिए सारे के सारे फैकल्टी क्या करवाने बहुत फास्ट ही इस एग्जाम को क्या करवाएगी, आपके लिए रेडी करवाएगी। तो यहाँ पे बात करें तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 30 और 20, 80 और यहाँ पे 10, 90। अब आपके बात आती है 10 क्वेश्चन, 10 आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जीके और करंट अफेयर की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से आपको जीके और करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जीके करंट अफेयर के लिए आपको ज्यादातर फोकस करना चाहिए करंट अफेयर पे। और करंट अफेयर पे आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप न्यूज़पेपर भी अगर स्टडी कर रहे हो ना, तो उसमें भी अगर आप की पॉइंट्स पे जो आप मेन जो की पॉइंट्स होते हैं उन पे अगर ध्यान दे रहे हो ना, तो आपका करंट अफेयर वहां से रेडी हो जाएगा। ठीक है ना? न्यूज़पेपर स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक स्टूडेंट से मैंने ऐसे, मतलब एक स्टूडेंट था, उससे मैंने कहा कि भाई आप न्यूज़पेपर स्टडी कर लिया करो रोज। तो आप जनरली हमारी जो कोचिंग चलती है उसमें नीचे लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे आप न्यूज़पेपर है ना, उसकी मेन पॉइंट्स है उनको फोकस कर लिया करो, उससे आपका करंट रेडी होता रहेगा। बोल हाँ सर मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, जो आती है ना जैसे जो भी एक्सीडेंट वगैरह न्यूज आती है, ये हो गया वो हो गया, शहर में बाढ़ आ गई, सब पढ़ता। अरे मेरे भाई ये नहीं पढ़ना होता है यार, थोड़ा सा तो ध्यान रखो। करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पार्ट पढ़ना होता है ना। और बाई चांस अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाते हो आप, तो करंट अफेयर से रिलेटेड एक बुक आती है, हर एक मंथ की बुक भी आती है, 6 मंथ की तो 12 मंथ की आती है। तो फिर आपको 6 मंथ वाली जो बुक है उस 6 मंथ वाली बुक को फॉलो करके फिर आपको उन पॉइंट्स को स्टडी कर लेना, आपको वहां से करंट अफेयर हो जाएगा, इंडिया लेवल करंट अफेयर रहने वाला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एड ऑन करके टोटल कितने नंबर हो गए, ये सारे के सारे बात करें, यहाँ पे ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन हो। ठीक, अब यहाँ पे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन की बेस पे आप कहोगे सर कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपको क्वालिफाई कितने नंबर माना जाएगा। तो ये सारा का सारा काम डिपेंड करता है कि पेपर के पैटर्न की, पेपर किस टाइप से कैसे किस पैटर्न पे आने वाला है, उसके बेस पे आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्या रहेगा क्राइटेरिया। लेकिन अगर हम पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें तो लगभग आपके अराउंड 60 से 65 जो परसेंट है वो 60-65% सफिशिएंट परसेंट होते हैं इसके लिए, यहाँ पे क्वालिफाइंग करने के लिए किसको, फर्स्ट पेपर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई पार्ट वीक होता है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट्स का अपनी कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो आपकी जो स्ट्रेंथनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ किसमें, आईसीटी में है, रीजनिंग एबिलिटी में। 30 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए अगर स्ट्रॉन्ग है तो बाकी जो अदर जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, वीक है। लेकिन आपको तो अपने सब्जेक्ट की बात करना है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के 10 गुना कैंडिडेट्स को सेकंड टायर के लिए क्या किया जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। तो इस टायर फर्स्ट का जो एग्जाम रहने वाले, टायर फर्स्ट के एग्जाम में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ जो 5 पार्ट है, इस 5 पार्ट के बेस पे क्या रहने वाला है आपका, 5 पार्ट के बेस पे आपका बेसिकली क्वालिफाइंग के लिए आपका क्या रहेगा, स्कोर यहाँ पे आपका कंसिडर माना जाएगा। फिर एक पार्ट आता है सर, ये एक 6th पार्ट क्या है, इसके बारे में समझा देता हूँ भाई, इस पार्ट के बारे में सुनो अब। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट के रूप में मैं जो इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट 6 की बात कर रहा हूँ। देखो जो पार्ट 6 है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आपके पीजीटी के लिए तो आपके यहाँ पे 2 लैंग्वेज रहेगी, एक तो क्या रहेगी जर्नल इंग्लिश और एक जर्नल हिंदी। और प्रत्येक लैंग्वेज के लिए यहाँ पे 10-10 मार्क्स के प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। और दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, दोनों को कंसिडर करके 40% मार्क्स टुगेदर, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे 10-10 नंबर के, मतलब मैं आपको साफ साफ यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे प्लस हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है, इन दोनों लैंग्वेज के आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 10-10 क्वेश्चन में टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 20 क्वेश्चन हो गए। और 20 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 40% क्राइटेरिया के बेस पे आपको 8 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 8 क्वेश्चन सही। तो भी मेरे हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक है तो उसका हिंदी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और किसी का हिंदी वीक है तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो 6 नंबर का जो पार्ट है, इसको क्वालिफाई करने में शायद आपको किसी टाइप से कोई दिक्कत नहीं आएगी।
राइट, सही बात है ना, क्योंकि ये जो पार्ट, इस पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ कितना क्या काम करना है, सिर्फ यही तो काम करना है कि हिंदी और इंग्लिश में से आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, और इसके लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्या दे रखे हैं, आपको सारे पॉइंट देने दे रखे हैं जो आपको स्टडी करने। तो फिर मान के चलो आपके थोड़े थोड़े आपके कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग कुछ पार्ट वीक है, तो ठीक है, इंग्लिश हिंदी क्या करो, आप बेसिक बेसिक क्या करो, प्रिपरेशन कर लो। अगर बेसिक बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो आपका 100% क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 जो मार्क्स हैं, 20 में से जो आपके 8 मार्क्स है, ये आपके आराम से यहाँ पे आने वाले हैं। आपके ये 8 मार्क्स आने के बाद में इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको 8 मार्क्स लेके आने, इसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 8 मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। 8 मार्क्स तो ठीक है, लेकिन आपको 8 मार्क्स के अलावा यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। फिर अगर बात करें, देखो साफ साफ लिखा टायर सेकंड ओनली फॉर द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 110। ध्यान रहा, यहाँ पे 110 इसका मतलब जो आपकी जितनी भी सीट है उस सीट के 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए, टायर सेकंड के लिए। इसका मतलब टायर फर्स्ट जो है, उस टायर फर्स्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको टायर सेकंड के एग्जाम के लिए क्या किया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। तो टायर सेकंड का एग्जाम जो रहने वाला है उसके बारे में बताने से पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी सीट कितनी है, यहाँ पे आपकी 154 सीट है, 154 सीट्स है यहाँ पे आपकी। और आपके अगर 10 गुना कैंडिडेट्स की बात करें तो आपके कितने हो गए, आपके 1540 कैंडिडेट्स को, 1540 कैंडिडेट्स को किसके लिए, टायर सेकंड के लिए। टायर सेकंड क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। टायर सेकंड के लिए क्वालिफाइंग किया जाएगा कितने कैंडिडेट्स को, 1540, 10 गुना कैंडिडेट्स क्या किया जाएगा, टायर सेकंड के लिए क्वालिफाइंग किया जाएगा। ठीक है, किसमें, पीजीटी में। तो उसके बाद में क्या रहने वाला है, उसके बाद में भाई मेन पार्ट आपका ये रहने। अब ये मेन पार्ट की बात करें तो ये पार्ट आपका होने वाला है जिसको हम बोलते हैं टायर। अब टायर सेकंड की बात करें तो टायर सेकंड में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 40। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे आपको, 15। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नंबर कितने रहेंगे आपको, 40 क्वेश्चन के लिए 40 नंबर। और 15 क्वेश्चन जो है उसके कितने मार्क्स रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, 60 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका तो वेटेज सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट है, 40%। और साथ में यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिप्टिव बात करें, डिस्क्रिप्टिव का जो वेटेज है 60%। कितना परसेंट है। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है इस एग्जाम को फाइट करने के लिए कि आपकी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर मैं रियलिटी बताऊं ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की स्पेलिंग अगर आपको मैं हाइड करके आपको कहूँ ना डिस्क्रिप्टिव स्पेलिंग लिखो, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती। ये चीज फैक्ट है। क्यों नहीं लिखनी आती, क्योंकि होता क्या है कि आप नोट्स रखते हो, आप वीडियो देखते हो, और वीडियो आप सोते हुए देखते रहते हो, नोट्स आपके पास में रखे, नोट्स में देखते रहते हो, वीडियो देखते रहते हो, नोट्स को क्या करते रहते हो, पन्ने पलटते रहते हो। इससे सिलेक्शन नहीं हो। साफ साफ मैं लिख देता हूं आपको, साफ साफ बता देता हूं, इनसे सिलेक्शन नहीं होनी। सिलेक्शन अगर लेना है तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट क्लास जो आप देखना स्टार्ट कर रहे हो उसी क्लास से आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपका कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, और उसकी पहली क्लास से क्लास लेना आपको स्टार्ट कर देना है। क्यों स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं बहुत सारा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रखूंगा, फिर आपको लाइव फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ में फिर क्या करवाने वाला हूं, साथ में आपको फाइनल एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव किस किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके असाइनमेंट देने। तो फिर आपको आपको आपकी तरफ से क्या करना है, आपको आपकी तरफ से करना है कि जो सब्जेक्ट आपके एप्लीकेशंस पे आपके कोर्स में जो सब्जेक्ट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए गए उन सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो, और पढ़ने के साथ उन सब्जेक्ट के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे आप यहाँ पे मेरे हिसाब से ये चीज समझने के बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्फ नोट्स की क्या अहमियत होती है, सेल्फ नोट्स की वैल्यू क्या होती है। तो सेल्फ नोट्स की वैल्यू आपको यहां से समझ में आएगी। तो अगर आपने लाइफ में कभी सेल्फ नोट्स बनाए हैं ना, तो फिर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस पहले से बहुत अच्छी है, और जिसकी रिटर्न प्रैक्टिस अच्छी है ना, वो इसमें क्या करेगा, वो इसमें बाजी मारे। ये मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ। हाँ, मैं रिटर्न प्रैक्टिस करवा दूंगा,
लेकिन आपकी रिटर्न प्रैक्टिस पहले से कैसी है, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस अब कैसी रहने वाली है, आप कितने एफर्ट्स लगाने वाले रिटर्न में, फिर आपको ये क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो टायर सेकंड का एग्जाम है, उस टायर सेकंड के एग्जाम में 15 जो क्वेश्चन है, वो 15 क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको लिख के आना है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर करने वाला है, 60% आपका वेटेज यही से रहेगा। और मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टायर सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। टायर सेकंड के एग्जामिनेशन के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो फिर टायर सेकंड के बेस पे अगर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, तो फिर टायर फर्स्ट तो क्या है, टायर फर्स्ट तो क्वालिफाई नेचर का है। तो फिर आप कहोगे सर क्या टायर फर्स्ट की तैयारी नहीं करें, क्यों नहीं करोगे भाई, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर टायर सेकंड पहुंचो कैसे, पहुंच ही नहीं पाओगे। तो फिर आप कहोगे क्या सर पहले टायर फर्स्ट की कर ले फिर टायर सेकंड कर ले, नहीं, ये गलत चीज। आप जब भी कोई कैंडिडेट मान के चलो राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो राजस्थान जब आप आरएएस की तैयारी करते हो तो पहले पहले आप सबसे पहले प्री की तैयारी करते हो, उसके बाद मेंस की तैयारी करते हो। अगर ऐसा करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी में क्या पहले सबसे पहले प्री की तैयारी करते हो, प्री में क्वालिफाई होने के बाद में फिर आप सोचते हो मेंस की तैयारी करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, इतना टाइम नहीं मिलता भाई। सीधी सी बात है, मान चलो चलो आपकी बात मान लेता हूं, आप पहले क्या करो, आप पहले टायर फर्स्ट की तैयारी कर लो, ठीक है। टायर फर्स्ट की तैयारी कर लोगे ना, उसके बाद में होगा क्या, टायर फर्स्ट के लिए मान चलो आपको 2 महीने का टाइम मिला, क्या होगा, कहां से तैयारी कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो फिर सर कैसे करें, तो फिर आपको क्या करना है, आपको टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों की तैयारी आपको पैरेलल करनी है। सिंपल सी बात है, जो कैंडिडेट्स ये मानता है नहीं हाँ मेरा सिलेक्शन तो श्योर है और मेरी एक सीट पक्की, तो फिर उस कैंडिडेट्स के लिए तो दोनों एग्जाम की तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए। हाँ, इस टाइम पे थोड़ा सा टायर फर्स्ट पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखो, फिर उसके बाद में जैसे मान चलो अब फिलहाल क्या करो, अब जैसे मान चलो अभी सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ जो आपका रहेगा, जो 15 नवंबर तक, अक्टूबर पूरा और 15 नवंबर तक आप क्या करो, टायर सेकंड और टायर फर्स्ट की बराबर तैयारी करो, थोड़ी टायर सेकंड की थोड़ी फालतू करो। फिर उसके बाद में जैसे एग्जाम का 1 महीना बचे, तो उस टाइम पे टायर फर्स्ट की तैयारी क्या करो, ज्यादा कर लो। क्यों, क्योंकि टायर फर्स्ट के एग्जाम होने के बाद में क्या होगा, सिर्फ आपको टायर सेकंड के एग्जाम की तैयारी करनी रहेगी। तो फिर इस टाइप से आपको क्या करना है, दोनों एग्जाम की तैयारी करनी। बट हाँ, दोनों एग्जाम की तैयारी पैरेलल होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज। और आपको यहाँ पे एग्जाम का अभी जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में आपको 23 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, आपके सामने देख लें, एग्जाम की डेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब है ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड होना चाहिए, है ना। कोई भी स्टूडेंट जब यूपीएससी की तैयारी करने जाता है ना, तो वो यूपीएससी का माइंडसेट लेके जाता है, तभी उसका यूपीएससी एग्जाम क्लियर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका माइंडसेट ईएमआरएस जैसा होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, आपके माइंडसेट के अंदर पहले आप माइंड्स को इंस्ट्रक्शन दे दो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के अंदर लिखना होगा, तो आज से ही नोट्स लिखने स्टार्ट करो। आप अगर रिवीजन भी कर रहे हो ना, तो रिवीजन करते समय भी आप क्या काम करो कि आप रफ कॉपी में आप लिखते रहो, क्योंकि जिससे क्या होगा, जिससे आपको जो पर्टिकुलर जो स्पेलिंग है ना, वो सारी स्पेलिंग आपके क्या हो जाएंगे, आपके टिप्स पे होने वाले, फिर आपको लिखने में कोई जोर नहीं पड़ेगा, फिर आप इजीली लिख पाओगे। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने ये चीज फील किया, जैसे हरियाणा में एक एग्जाम होता है पीजीटी पोस्ट पे, तो उसकी तो हम क्या ही बताएं, उसका तो जो पेपर अगर मैं आपको अगर पेपर उठा के दे दूं, आप 40% नंबर ला सकते हो उस पेपर। मुझे पता है उस पेपर में क्या हालात हुई थी बच्चों की। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको लिखने की प्रैक्टिस होती नहीं, वो उनका पेन नहीं चलता डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि वो कैसे हो चुके, वो तो ऑब्जेक्टिव बेस आपका माइंडसेट तैयार हो चुका। क्योंकि अभी तक कैसा होता, अभी तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर चलते आ रहे थे, लेकिन अभी एकदम से डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया, पहली बार पैटर्न चेंज किया, पहली बार डिस्क्रिप्टिव किया, तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठा ले। अच्छा मौका है, बेनिफिट उठाना चाहिए डिस्क्रिप्टिव को, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव अगर बेनिफिट उठा लोगे ना, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, मैं कह रहा हूँ शानदार मौका है। इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फिर अगर टीजीटी की बात करें, देखो टीजीटी के अंदर और पीजीटी के अंदर जो टायर फर्स्ट का एग्जाम है, इसमें आपका किसी टाइप से कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, ये सेम पार्ट है, सेम डिटो पार्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट 6 के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी और साथ में एक रीजनल लैंग्वेज है, साथ में क्या है, एक रीजनल लैंग्वेज। अब ध्यान, रीजनल लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास में आपको टायर जो 6 नंबर का पार्ट है, इस 6 नंबर के पार्ट में हिंदी, इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज, है ना। ये मैं साफ साफ आपको मेंशन कर देता हूँ, ना, ये साफ साफ आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास में जो रीजनल लैंग्वेज है, अब रीजनल लैंग्वेज लगभग आपको कितनी लैंग्वेज गिवन है, 20 लैंग्वेज गिवन है। तो भाई इंडिया में आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप अपनी खुद की लैंग्वेज में अगर पेपर देना चाहते हो, इसका मतलब खुद की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उस लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। और मान के चलो कि आपको रीजनल लैंग्वेज ग्रुप में हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर, जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली रीजनल लैंग्वेज ग्रुप में, तो एक एग्जांपल देता हूँ, 10 क्वेश्चन किसके हो गए,
इंग्लिश के हो गए, 10 क्वेश्चन किसके हो गए, हिंदी के हो गए। और रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी आपने किसको सिलेक्ट कर लिया, हिंदी को सिलेक्ट कर लिया, तो 10 क्वेश्चन किसके हो गए, हिंदी के हो गए। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन आ गए, टोटल आपके 30 क्वेश्चन। अब अगर टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए ना, तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। देखो साफ साफ लिख रखा है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, कितने आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। आपको 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 30 क्वेश्चन में सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे, सही करने होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ऐसा रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसका मतलब है कि इसका किसी टाइप से कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। इसके लिए मेन एग्जाम के लिए जो टायर सेकंड का एग्जाम होगा उसमें किसी टाइप से कोई रोल नहीं रहने वाला है। या फिर इसका हम बात करें तो इसका टायर फर्स्ट के एग्जाम के मेरिट लिस्ट में कोई रोल नहीं रहने। टायर फर्स्ट के एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो जो अब ये जो आपके 100 क्वेश्चन है, ये जो 100 क्वेश्चन इन 100 क्वेश्चन के बेस बने। ये जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के जो 100 मार्क्स हैं, इस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, इसके बेस पे आपका क्या रहेगा, इसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाली है टायर फर्स्ट। और यहाँ पे भी साफ साफ आपको 2.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपको 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आपको टायर फर्स्ट के एग्जाम के लिए आपको 100 क्वेश्चन और साथ में आपको 30 क्वेश्चन। फिर सेम कंडीशन टायर फर्स्ट के एग्जाम में यहाँ पे सीट कितनी है, ये आपके 550 कितनी है सीट, मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितने हो गए 5500। 5500 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्वालिफाइंग किया जाएगा। यहाँ पे इन कैंडिडेट्स का किया जाएगा, यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग किया जाएगा। इसके लिए टायर से वही बात आ गई, कैंडिडेट को क्वालिफाइंग किया जाएगा टायर सेकंड के लिए। फिर आगे चलते हैं टायर सेकंड पे, तो सेम वो का वो कंसेप्ट देखने को मिल रहा है आपको टायर सेकंड में। क्या कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, समझो देखो कंसेप्ट क्या देखने को मिल रहा है। सेम कहानी, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। इसके 40 क्वेश्चन के मार्क्स कितने रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे। इसका मतलब है वापस से आपके सामने वही प्रॉब्लम, वापस से आपके सामने क्या प्रॉब्लम है कि 60% देखो 40% वेटेज है किसका, ऑब्जेक्टिव का, प्लस 60% वेटेज है किसका, और यहाँ पे टोटल 100% है। और इसी 100% के बेस पे साफ साफ लिख रखा है, देखो मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी will be prepared on the basis of the performance in the tier second examination only। टायर सेकंड के एग्जामिनेशन के बेस पे ही आपका क्या रहने वाला है, आपका पूरा यहाँ पे आपका रोल रहने वाला है, किसमें, आपके मेरिट लिस्ट। अब आपका एक क्वेश्चन सभी मेरे से एक क्वेश्चन पुट हुआ है कि सर सीटेट चाहिए क्या, ना बीएड सीटेट दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। न तो बीएड रिक्वायर्ड है न सीटेट रिक्वायर्ड है। बीएड आप बाद में कर लेना प्रमोशंस के लिए, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता आपके पास, न तो आपको बीएड चाहिए न आपको सीटेट चाहिए। अगर आपने क्वालिफिकेशन अगर आपने बीसीए भी कर रखा है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। उसके लिए आपने बीटेक कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हो। बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, है ना। ये सारे के सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पहले यूट्यूब वगैरह बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको डिटेल से हर एक पॉइंट्स इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पे आपका माइंडसेट रेडी होने वाला है, इसके बेस पे आप तैयारी करने वाले हो। तो फिर यहाँ पे किसकी कहानी होगी, ये कहानी होगी किसकी, टीजीटी पोस्ट की। दोनों ही पोस्ट में सेम कंडीशन है कि 2 पेपर होने वाले, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, टायर फर्स्ट टायर सेकंड। टायर फर्स्ट के क्वालिफाइंग कैंडिडेट को टायर सेकंड देने का मौका मिलेगा। टायर सेकंड देने के बाद में आपके मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सर अब करें क्या, टायर फर्स्ट के लिए आपने अभी सिलेबस के रूप में सिलेबस जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो आपने अभी मतलब कुछ प्रोवाइड नहीं किया है एप्लीकेशन पे, अभी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ रीजनिंग आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। 1-2 दिन में आपको रीजनिंग कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगी, उसके बाद लाइव आपकी रीजनिंग चलती रहेगी। क्योंकि जिनको एडवांस पढ़ना है फिर रिकॉर्डेड से पढ़ लेना, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है, इसका मतलब आप कंटेंट रिकॉर्डेड में मिलेगा, आपको कंटेंट लाइव में मिलेगा। ये सारी कहानी हो गई, ठीक। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो ये जो पर्टिकुलर जो आपको मैंने समझा है, इसके बाद एक बार थोड़ा सा मैं एप्लीकेशंस के बेस एप्लीकेशंस पे आपने जो कोर्स परचेज किया उसके बेस बात कर लेता हूँ। एप्लीकेशन पे आपने कोर्स जो परचेज किया तो भाई आपके परचेज कोर्स में आपको जो कोर्स है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका कोर्स। आपने जो कोर्स परचेज किया उसके बेस बात कर लेता हूँ। आपके 2 कोर्स हैं, एक तो टीजीटी कोर्स है, किसका कोर्स है, एक आपका पीजीटी कोर्स है, ठीक। तो मान के चलो किसी स्टूडेंट ने टीजीटी परचेज किया, किसी ने पीजीटी परचेज किया, तो उसके बेस पे क्या है यहाँ पे आपका कंटेंट अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे अपकमिंग क्लास जैसे अभी तो लाइव क्लास जा रही है, ये लाइव क्लास दिखा रहा है, उसके बेस जैसे मान चलो हमने पीजीटी में हमने ये कंटेंट अवेलेबल करवाया। पीजीटी में जैसे सीएन का पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा दिया गया, डीबीएमएस करवा दिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा दिया गया, सीओए करवा दिया गया और साथ में यहाँ पे ई बुक प्रोवाइड की गई है, ठीक है।
फिर अगर बात करें दूसरे बैच की, मैं ऊपर बात कर लेता हूँ आपको, थोड़ा सा दूसरा बैच भी दिखा देता हूँ आपको ना। सेकंड बैच की बात करें तो टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के कंटेंट की बात करें तो देखो टीजीटी कंटेंट में आप देख पा रहे हो, देखो टीजी कंटेंट में आपको डीबीएमएस करवा दिया गया, सीएन करवा देगा, नंबर सिस्टम हो गया आपका। और टीजीटी में आपका डेटा प्रोसेसिंग एमएस ऑफिस भी है, तो एमएस ऑफिस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट अवेलेबल करा देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, सीओए हो गया आपका, ई बुक हो गया। ठीक, अब देखो ई बुक के रूप में आपको दिखा देता हूँ। देखो ई बुक के रूप में आपको किस टाइप से कैसे का कंटेंट दिया गया है, देखो यहाँ पे समझो, देखो ई बुक का कंटेंट कैसे का दिया गया। जैसे अगर हम ई बुक की बात करें तो यहाँ पे ई बुक के रूप में अभी हमने क्या किया, एनसीईआरटी की जो 12th तक की जो बुक है, अभी आपकी 11th की बुक आपकी अपलोड हो गई है। 11th की बुक आपकी सेकंड बुक और 12th की बुक आपकी 1-2 दिन में आपकी अपलोड हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी जो भी आपकी हमारी बैकएंड टीम है, वो बैकएंड टीम धीरे धीरे कंटेंट पे काम कर रही है, वो कंटेंट अपलोड करवा देगी। साथ में सभी फैकल्टीज का शेड्यूल है, वो धीरे धीरे शेड्यूल सेट करके 1-2 दिन में क्या होगा, प्रॉपरली आपके लेक्चर वगैरह सब प्रॉपर अरेंज हो जाएंगे और आपको कंटेंट भी आपको प्रॉपरली आपको वेल मैनेज तरीके से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मान चलो हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारे एक पीडीएफ बात कर लेते हैं, पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको किस टाइप से कैसे का पढ़ना है, देखो जैसे मान चलो कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे जर्नल बताया गया है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, मतलब इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट, मतलब आउटपुट। ए कंप्यूटर अलॉन्ग विद द एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू गेट इज कॉल्ड द कंप्यूटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर की डेफिनेशन वगैरह जैसे जर्नल बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे एक डायग्राम बता रखे हैं, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट प्राप्त होता है, जिसमें प्रोसेसिंग करने के सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू होते हैं। ये सब आप जानते हो, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ये आपके किस में दे रखा है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का आविष्कार कैसे कैसे हुआ, स्टार्टिंग में क्या था कंप्यूटर, उसके बाद क्या था, ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, फिर उसके देखो यहाँ पे देखो जैसे कंप्यूटर में अगर जैसे माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेस में आपको देखा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इसका मतलब ईयर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उसका मतलब होता क्या, जैसे अभी कोर आईसी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास में देखो जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं पर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका मतलब है कि आपके इंटीग्रेट जो आईसी है, आईसी के ऊपर जो आपके सर्किट्स हैं, वो सर्किट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्किट संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे ये जो आपके इस बुक्स में गिवन ना, ये बेसिक सारे पॉइंट्स गिवन है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो देखो यहाँ पे यूनिट, देखो मेमोरी की जैसे यूनिट आपको दे रखी है। अब ये बेसिक पॉइंट्स है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, ये सारे आपके बेसिक पॉइंट्स आपके इन बुक्स के माध्यम से आप देख सकते हो। इन बुक्स के माध्यम से सारे बेसिक पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। ये बुक्स आपके ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल करवा दी गई है। ये सारी की सारी बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में जनरेशन हो गए, सारे के सारे है ना, ये सारा पॉइंट्स हो गए, बेसिक सारे पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें, पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड के अंदर क्या दे रखा है भाई, पार्ट सेकंड दे रखा है एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, एनकोडिंग स्कीम क्या होती है, तो वैसे आपको नंबर सिस्टम में आपको पहले भाई नंबर सिस्टम जो आपकी क्लास है उस क्लास में आपको नंबर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। कि नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको नंबर सिस्टम में यहाँ पे भी आपके जैसे एनकोडिंग स्कीम में जैसे आस्की कोड देखो, ये आस्की कोड देखो यूटीएफ मतलब यूनिकोड बता रखा है, यूनिकोड आस्की बेस, आस्की कोड बेस पे पूरी ये यूनिकोड की टेबल बता रखी है, जिसमें आपके हिंदी जो वर्णमाला है उसमें किस किस टाइप के किस किस वर्णमाला कौन कौन सा आपके नंबर गिवन है, तो ये सारी चीज़ आपको बता रखी है। ठीक है, और ये जो सारा पॉइंट जो नंबर सिस्टम के सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि नंबर सिस्टम में कन्वर्जन वगैरह देख पा रहे हो, है ना। ये जो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, इन पॉइंट्स को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बेस पे हमने सिलेबस पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो सारा का सारा सिलेबस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पार्ट थर्ड की आप बात करें तो पार्ट थर्ड के अंदर आपके भाई क्या है, पार्ट थर्ड के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको पार्ट थर्ड में इमर्जिंग ट्रेंड्स है ना, इमर्जिंग ट्रेंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन भाई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, एआई की बात कर रहे हो, एआई क्या होता है, एआई में किस किस टाइप से एआई के अंदर जैसे मशीन लर्निंग क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बेसिकली बात है, सिंपल सी बात है। जैसे आज के दिन अगर बात करें तो एआई के अंदर मान के चलो आपने कुछ जैसे आपने कुछ बोल के कमांड दिए हैं, उसका टेक्स्ट में कन्वर्ट होना, ये सब एआई का कमाल है। एआई के जैसे मान चलो आपने क्या किया, आपने कोई इमेज अपलोड की, उस इमेज के बेस पे पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाना, ये सब एआई का कमाल है। ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कमाल है, एआई कमाल है, मशीन लर्निंग कमाल है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना है, एआई के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि ये सारा का सारा सिलेबस है ना। तो अभी जो आपको मैं सिलेबस दिखाने वाला, जैसे बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा के बेस पे आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, बिग डेटा में कैसे क्या बिग डेटा को हैंडल किया जाता है। ये आज के दिन जैसे आप सोशल मीडिया की बात करें, यूट्यूब वगैरह बात करें तो पर डे पता नहीं कितना ही डेटा जा रहा है यूट्यूब पे, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। देखो रेटिंग स्टार्ट विद पाइथन के बारे में यहाँ पे बेसिक्स आ गया, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट्स में आपको दूसरी चीज़ देखो, जैसे मान चलो अभी आपने मान के चलो क्या किया, अभी जैसे मान चलो कुछ पॉइंट्स आपने देखे, तो जैसे मान चलो आपने उस जैसे वो बुक थी, उसके अलावा जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ पॉइंट देखोगे, तो यहाँ पे फिर आपको आपके सब्जेक्ट्स के रूप में आपको क्या दिया गया है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन जाओगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन देखोगे
यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस के रूप में आपको सिलेबस बताया गया है, फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बेसिक जो आपका कंसेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा यहाँ पे आपको बता रखा है। देखो आपको बता रखा है, पूरा लिखवा रखा है आपका पूरा। ये जो इस टाइप से देखो, ये जो इस टाइप से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया हुआ है ना, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करने। मैं कह रहा हूं कि इतना अच्छे तरीके से हमने चीजों को एक्सप्लेन करके आपके सामने पेश किया हुआ है ना, अगर ये प्रॉपरली आप कर लोगे ना तो 100% मैं आपको दावा करता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बस ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझने हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे अगर बात करें तो हमने ओएस के अंदर, जैसे ओएस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया, तो ओएस बेसिक कॉन्सेप्ट बताया भाई, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। फिर उसके बाद इस ओएस के डायग्राम को और डेप्थ तक भी एक्सप्लेन किया है। जैसे आप दूसरा देखोगे तो आपके ओएस के डायग्राम को और डेप्थ तक एक्सप्लेन करके मिलेगा। ओएस के डायग्राम बात करें, यहाँ पे अगर ओएस के डायग्राम बात देखो, ओएस के अंदर देखो और डेप्थ तक एक्सप्लेनेशन है। हार्डवेयर के बाद फिर कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेल है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यूजर है। फिर यहाँ पे उसके बाद में सिस्टम्स कॉल वगैरह क्या होती है, सिस्टम्स कॉल्स के बारे में लिखवा रखे हैं यहाँ पे पूरा। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको जो ऑलरेडी जो आपके कोर्स में दे रखे हैं, अब ना ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे सिस्टम कॉल क्या होती है, सिस्टम्स कॉल के बारे में लिखवा रखा है। कर्नल और सेल में डिफरेंस क्या होता है, ये पूरा डिफरेंस लिखवा रखा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी क्या होती है, इसके सारे की पॉइंट लिखवा रखा है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है, इस सारे पॉइंट्स के अलावा जैसे अगर बात करें इनके, देखो इनके आपको वीडियो लेक्चर भी बहुत अच्छे क्वालिटी के ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन मिले हुए हैं। देखो ये आपके सामने वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, इतनी शानदार क्वालिटी वीडियो लेक्चर जो ऑलरेडी आपको क्या हुआ मिला हुआ है। ये सारी चीज़ आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है, ये सब कुछ आपके सामने पहले से है। अगर इनकी क्वालिटी वगैरह बात करोगे, देखो पॉइंट्स ये हैं इनकी, अगर क्वालिटी की बात करो, किसी भी वीडियो लेक्चर क्वालिटी की बात करोगे तो भाई आपके सामने अप टू कितना है, अब आप बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आप स्टडी कर सकते हो। अप टू आपको 1080 आपको क्वालिटी मिलने वाली है यहाँ पे वीडियो लेक्चर की। ये सारे वीडियो लेक्चर जो ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए ना, इन वीडियो लेक्चर को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, इन वीडियो लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं क्या करूंगा, मैं आपको लाइव आके और आपको इन्हीं वीडियो लेक्चर के बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बता। अच्छा, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता रहूंगा, जो आपके मेन सब्जेक्ट के लिए आपके जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब जैसे साथ में जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो ना, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो तो उसमें साथ में आपको क्या मिलने वाला है, सब्जेक्ट टेस्ट मिलने वाला है। अब सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर देखो, आप सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर समझो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करते रहोगे तो वैसे वैसे आपको सब्जेक्ट टेस्ट गिवन मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट टेस्ट आपके ईएमआरस के बेस पे भी सब्जेक्ट टेस्ट यही रहने वाले। तो यहाँ पे ईएमआरस के बेस पे जो सब्जेक्ट टेस्ट है, इसके बेस देखो, अब सब्जेक्ट टेस्ट की बात करते हो, सब्जेक्ट टेस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है, इस सब्जेक्ट टेस्ट में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो जितना भी पार्ट्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जैसे मान चलो स्टार्टिंग के 7 लेक्चर है, उसके बाद एक सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, फिर जैसे मान चलो 5 लेक्चर, फिर सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, फिर 5 लेक्चर, फिर सब्जेक्ट टेस्ट हो गया। इस टाइप से आपका पूरा जो कंटेंट है, पूरा कंटेंट आपका क्या किया गया है, यहाँ पे आपका गिवन है। इसी टाइप जैसे अगर बाकी जो कंटेंट की बात करोगे, बाकी कंटेंट की बात करोगे तो यहाँ पे अगला आगे जो कंटेंट है वो भी ऐसा ही है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क की बात, कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जैसे ओएसआई मॉडल हो गया आपका, ठीक है, पूरा डेप्थ तक पढ़ना है आपको, ध्यान रखना। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको सारा का सारे पॉइंट्स आपको डिटो पॉइंट आपको एज इट एज आपको गिवन है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या है गिवन है। आपको दिखा देता हूँ सारे पॉइंट्स आपको इस टाइप से कैसे गिवन है। देखो जैसे अगर नेटवर्क की आप स्टार्टिंग करोगे तो जैसे आप नेटवर्क स्टार्टिंग के अंदर जैसे डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होती है, सब सिलेबस में आपको डायरेक्टली गिवन है। डन डिटो सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, मैसेज क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होता है, डेटा कम्युनिकेशन करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये सब आपको डिटो आपको एज इट एज आपको सिलेबस में गिवन है, ठीक है। ये सारे के सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी, आपको सिलेबस में मिलेंगे। फिर लॉजिकल टोपोलॉजी देखो, जानना टोपोलॉजी में आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको गिवन है। तो टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, बस, ट्री, जानना सारी की सारी ट्री टोपोलॉजी के ऊपर लास्ट आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे, उसके बाद में लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, लॉजिकल टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर रखा है। नेटवर्किंग के अंदर देखो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात है टाइप्स ऑफ नेटवर्क को यहाँ बता रखा है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपको मेंशन कर रखे हैं, लैन, मैन, वैन, ये सब आपके सिलेबस मेंशन कर रखे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है और ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखो लास्ट आपके पेन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, लैन के ऊपर क्वेश्चन आया था आपके। उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्सटरनेट क्या होता है, ये सारे पॉइंट बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर बेस पे आपको नेटवर्क किस किस टाइप से विभाजित होके हैं। फिर उसके बाद में बात करें तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पार्ट 2 हो गया। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपको लैन, मैन, वैन के बारे में पूरा डिटेल से कंप्लीट आपको डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। अब नेटवर्क की देखो, नेटवर्क की हिस्ट्री मैंने बता रखी है। नेटवर्क की हिस्ट्री की बात करें, देखो सबसे पहले 1969 के बीच डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किसको डेवलप किया था, एक अर्पा प्रोजेक्ट के द्वारा किसको डेवलप किया था, अर्पानेट को डेवलप किया था। लास्ट एग्जाम में तो आपके अर्पानेट की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, आपके सिलेबस में साफ साफ गिवन है अर्पानेट क्या होता है,
NSF नेट क्या होता है, ये सब आपके साफ साफ इंटरनेट क्या होता है। तो मैंने पूरा पूरा बता रखा है यहाँ पे आपको, जैसे स्ट्रीम बता रखा है आपको। सबसे पहले भाई आप ARPANET जो स्टार्ट हुआ था उसका स्टार्ट क्या था, ARPANET कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है, दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है। ARPANET ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के बीच में सबसे पहले कनेक्शन किया था, कौन सा सब पहला मैसेज कौन सा ट्रांसमिट किया गया था ARPANET में, तो फर्स्ट मैसेज ट्रांसमिट किया गया था उसके अंदर कौन सी क्या एरर आई थी, फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया गया था। जैसे ARPANET के अंदर जो पहला जो प्रोटोकॉल था कौन सा था, NCP था, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। बाद में इसी प्रोटोकॉल्स का रिवर्जन, इसी प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं इसका एडवांस वर्जन कौन सा, TCP/IP है, क्योंकि इसी का क्या रीनेम कर दिया गया था। देखो यहाँ पे अगर बात करें उसके बाद 1972 में विंड शार्प वोव खान दोनों ने मिलकर क्या किया था, इंटर नेटवर्किंग प्रोजेक्ट पे काम किया था। इसमें डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्या कनेक्टिविटी करने वाले थे। इन्होंने क्या किया था, TCP/IP को डेवलप किया था। तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और NCP का अपडेटेड वर्जन ये आपका क्या था, TCP/IP था, इसलिए कहते हैं ना आपका ARPANET आपके TCP/IP बेस्ड है ना, लेकिन आपके स्टार्टिंग में क्या था, NCP था। ठीक है, तो ये सारे आपको डिटो एज देखो, ARPANET के बाद ARPANEट था, उसके बाद में डिपार्टमेंट डिफेंस ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था डिपार्टमेंट। और यहाँ पे ARPANEट की बात करते हैं, ARPANEट का आपका पैकेट रेडियो, पैकेट सैटेलाइट्स के बेस्ड था। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दिया गया था, ARPANEट को मिलनेट और ARPANEट दो पार्ट डिवाइड कर दिया गया था। फिर आपका कौन सा आया था, CS नेट आया था, जिसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये इसको किसने डेवलप किया था, NSF ने डेवलप किया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन डेवलप किया था। फिर उसके बाद में कौन सा आया था, CS नेट। उसके बाद में ये डेवलप कैसे किया था, ये पूरा आपको बता रखा है। फिर ARPANEट को रिटायर्ड कर दिया गया था। फिर आपके तीन कंपनियां मिलके IBM, मेरिट और वेरिजोन ने मिलकर आपके क्या किया था, अपने नेटवर्क में बेसिकली जाल बिछाया था। तो धरना ये पूरे की पूरी कहानी आपके इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये पूरी की पूरी कहानी आपका लैन नेटवर्क में, लैन नेटवर्क क्या होता है, लैन नेटवर्क कैसे किस टाइप से, लैन नेटवर्क बेस पे फिर मैन नेटवर्क क्या होता है, ये सारा का सारा पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से, हर एक पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ लेवल तक आपको पढ़ा रखा है। और ये कंटेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्सटरनेट क्या होता है, नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, मल्टी पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको आपने जो कोर्स परचेज कर रखा है उस कोर्स में अवेलेबल है, उस कोर्स में क्या अवेलेबल है। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ने का तरीका बताने वाला हूँ, कोर्स के अंदर आपको किस टाइप से कैसे पढ़ना है। तो जितना भी कंटेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया, उस कंटेंट को आप अपने डेली बेसिस पे रूटीन बना के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। कहोगे सर लाइव क्लास नहीं होगी, की होगी लाइव क्लास, नेटवर्क की लाइव क्लास होगी, DBMS की लाइव क्लास होगी, उसके लिए निश्चिंत रहो, बाकी सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगी। लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट कंटेंट इसलिए अवेलेबल करवाया, एक बार आप एटलीस्ट कम से कम सिलेबस से आप कंप्लीट एक कोर्स से, आप कंप्लीट एक सिलेबस से, कंप्लीट एक सब्जेक्ट से एक बार आप रूबरू हो जाओ, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। मान के चलो कि सपोज करो कि दिसंबर तक हम लाइव क्लास के माध्यम से पूरा कंटेंट नहीं करो पाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फास्ट चलेंगे। तो भी ठीक है, आप अपने बेसिस पे रिकॉर्डेड से धीरे धीरे अभी से पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे लेवल से, क्योंकि ये जो पूरा पूरा जैसे आपने मान लो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, तो फिर इसका नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, नेटवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है, तो ICT आपका रेडी हो जाएगा, क्योंकि ICT के अंदर भी नेटवर्क इंटरनेट वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट पेपर में ICT भी आपका रेडी हो रहा है और सेकंड पेपर आप पढ़ना ही है, तो फिर पढ़ते रहो ना, अच्छी बात है, जिससे क्या होगा, आपका फर्स्ट पेपर रेडी होता रहेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी गिवन है। उसके अलावा जैसे मान चलो यहाँ पे नेक्स्ट आता है टेस्ट की बात। तो टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट भी आपके EMRS KVS का टेस्ट सीरीज एक ही रहती है। और EMRS टेस्ट की अगर बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम बात करें टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे टेस्ट के रूप में आपको कुछ टेस्ट आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और धीरे धीरे करके यहाँ पे और टेस्ट यहाँ पे आपके अवेलेबल होते रहेंगे। कुछ टेस्ट आपके अवेलेबल करवा धीरे धीरे करके और टेस्ट अवेलेबल होते रहेंगे। जैसे मान के चलो, सपोज करो कि आपने जैसे मान चलो OS का आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब OS का टेस्ट आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, OS का जो टॉपिक पढ़ेगा उसको तो OS के टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो, जो टॉपिक आप कंप्लीट हो गया तो उसके बेस क्या करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो। तो देखो, टिनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे होता है टिनी बूटस्ट्रैप लोडर भाई आपका, कहाँ पे होता है, रोम में होता है। ठीक है ना, सिचुएटेड तो रोम में होता है, पार्ट किसका होता है, बायोस को होता है। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आ गया आपका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, कहाँ से होता है भाई, रोम से एग्जीक्यूट होता है ना। तो बेस ये इस टाइप से सारे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इस टाइप से आप क्वेश्चन आ जाएंगे। स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू इन कोल्ड क्या कहलाता है आपका, एक्सप्लोर कहलाता है आपका। तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चंस आपके किस में मिलने वाले, आपको टेस्ट मिलने, ये सारा पॉइंट्स होने वाला, टेस्ट मिलने वाले। अच्छा, अब ये सारा का सारा कंटेंट्स के रूप में जो आपके पास में जो अवेलेबल करवाया गया है, ये तो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया कि किस टाइप से कैसे आपका जो कोर्स है, जिस कोर्स को आपने परचेज कर लिया है उसमें किस टाइप से कैसे कंटेंट आपको अवेलेबल है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, किस टाइप से कैसे स्टडी करनी है, उन पॉइंट्स पे आपने फोकस कर लिया, वो पॉइंट्स पे आपको समझ में आ गए। एक बार आपने जो भी
यहाँ जितने स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हैं, हाँ बिल्कुल, आपका जो डाउट है आप मेरे को भेज दीजिए, नो इश्यू। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर आपके द्वारा कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बाकी फैकल्टी द्वारा कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उस पर बात। देखो भाई सिलेबस के रूप में, चाहे वो टीजीटी का सिलेबस हो चाहे पीजीटी का सिलेबस हो, क्योंकि सिलेबस रूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिलेबस रूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ज्यादा डिफरेंस आपका है नहीं। तो सिलेबस रूप में अगर हम टीजीटी पीजीटी सिलेबस बात करें, तो सबसे पहले जो आपका टायर फर्स्ट का सिलेबस है, टायर फर्स्ट के सिलेबस में जो जनरल अवेयरनेस है, जीके वाला पार्ट है, ये आपके कौन पढ़ाने वाले, संजय चौधरी सर पढ़ाने वाले हैं। और साथ में आपका एक जो पार्ट है, जो पार्ट आपकी कहाँ पे है, जो पार्ट आपके इसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कौन पढ़ाने वाले, संजय चौधरी सर पढ़ाने वाले, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग आपके प्रशांत सर पढ़ाने वाले, आईसीटी आपके मैं और सैनी सर दोनों पढ़ाने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी एक फैकल्टी है वो पढ़ाने वाले, टीचिंग डोमेन नॉलेज आपके एक फैकल्टी वो पढ़ाने वाले, और हिंदी इंग्लिश के बेस पे हम कुछ लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा देंगे, जिससे आपका काम हो जाएगा, जिससे आपका हिंदी इंग्लिश आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, ये आपका टायर फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट काम हो जाएगा, जो आपको धीरे धीरे करके आपको सारी क्लास आपके सामने आपको देखने को मिलने वाली है, ये सब आपके सामने रहने वाला है। फिर उसके बाद में अगर ये टायर फर्स्ट के अंदर जो आपका एक 6 नंबर पार्ट हो, आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मेन आता है आपका कंप्यूटर साइंस टायर सेकंड का एग्जाम। तो आप कहोगे सर आप ये कह रहे हो सर आप टायर फर्स्ट की तैयारी पहले कर, मतलब टायर फर्स्ट टायर सेकंड तैयारी बराबर करते रहो, कैसे टायर फर्स्ट की पहले नहीं कर सकते क्या, फिर उसके बाद टायर सेकंड की कर ले। फिर अगर मान के चलो आपने कंप्यूटर साइंस आप सब्जेक्ट की आपको डेप्थ नॉलेज है, आपने बहुत अच्छे से पहले तैयारी कर रखी, तो फिर टायर फर्स्ट की कर लो, फिर टायर सेकंड बाद में कर लेना। लेकिन मेरा ही मानना है टायर फर्स्ट टायर सेकंड दोनों की प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों प्रिपरेशन पैरेलल करोगे ना, तभी जाके आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, तभी फिर आप एमआरएस का जो वैकेंसी है उसमें आप क्या बन पाओगे, एम्प्लॉय बन पाओगे। तो फिर टायर सेकंड की बात करें, तो टायर सेकंड के अंदर भी आपके पास में सबसे पहले सिलेबस की बात करें, तो देखो अभी जो सिलेबस में आपको दिखा रहा था ना, उसके बेस में आपको यहाँ पे पॉइंट भी बताने वाला हूँ किस किस टाइप से कैसे। देखो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो पॉइंट को समझने यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। कौन पढ़ाएगा, सुनील यादव सर, सुनील यादव सर मतलब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, सीपीयू मेमोरी प्राइमरी कैश सेकेंडरी, यूनिट ऑफ मेमोरी बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट, है ना। ये सारा का सारा पोर्शन आप देख रहे हो ना, सारा का सारा पोर्शन देख रहे हो। शायद मैंने आपको एक बुक दिखाई थी थोड़ी देर पहले, मैंने शायद आपको एक बुक दिखाई थोड़ी देर पहले। अगर आप थोड़ा सा अगर आपने कंसंट्रेशन लेवल सही तरीके से अगर आपने उस बुक को देखा होगा, तो मेरे हिसाब से शायद ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको उस बुक्स के अंदर दिखाए, सारे के सारे पॉइंट्स बुक्स के अंदर दिखाए थे, है ना। डीटो सिलेबस के रूप में आपके जो बुक है ना, उसका आपका एज आपका सिलेबस के रूप में यहाँ पे मेंशन किया। और ये सारे पॉइंट्स आपके बेसिकली अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके फंडामेंटल में बस में सी हुए, इन सब में सारे पॉइंट्स मिलके आपके कवर हो जाते हैं, ठीक। फिर बात करें, देखो जैसे बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम यूटिलिटी हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, प्रोग्रामिंग टूल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर में असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रेटर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे पॉइंट्स। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पार्ट होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस यूजर इंटरफेस होगा, तो ओएस को भाई पूरा आपका कंप्लीट डिटेल से आपको पढ़ना ही है। और साथ में ओएस के अंदर जो मेमोरी वाला पार्ट है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मेमोरी वाले पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे मेमोरी अलग से मेंशन की, ठीक है। और साथ में फिर जैसे बात करें, तो भाई आपके बूलियन लॉजिक्स के अंदर आपको कुछ गेट मेंशन है, नोट एंड और नैंड नोर एक्सोर ट्रुथ टेबल डी मॉर्गन लॉ, है ना, लॉजिक सर्किट, ये आपको बेसिक अगर आपको गिवन है तो आप पढ़ने। साथ में रहा आपका नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इनके सबके कन्वर्जन। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम्स का पार्ट होता है, सुनील सैनी सर आपको कवर करवाते हैं। बूलियन अलजेब्रा वगैरह पार्ट है, ये मैं कवर करवा दूंगा, क्योंकि इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है, ये मैं भी कवर करवा दूंगा आपका। बाकी जो आपके ऊपर वाला पार्ट है ये लगभग आपके मैं ही कवर करूँ, ठीक है। फिर अगर बात करें, तो भाई एनकोडिंग स्कीम में आपके नंबर सिस्टम जब सैनी सर पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे आपको कोडेड स्कीम में आपको ASCII ISCIC कोड, यूनिकोड, ये सब आपको बता देंगे, ठीक है। फिर सिस्टम बस के रूप में देखो, सिस्टम बस में कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड फंक्शन एंड इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, बस आर्किटेक्चर, जनरल बस कंसेप्ट एंड PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट्स, इंटरकनेक्शन, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस। तो ये सारा का सारा पार्ट आप किसका है, OA का पार्ट है। और COA के पार्ट में अंदर आपको वैसे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको दे दिया गया है COA,
बाकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स के माध्यम से आप COA कंप्लीट रेडी कर लो, क्योंकि COA का क्या है, आज एक टेस्ट भी हुआ, ठीक है, आज टेस्ट भी कंडक्ट होता है COA का, वो भी आपकी पर्टिकुलर कोर्स पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज टेस्ट हुआ था, वो मैं कल आपको अवेलेबल करवा। फिर जैसे CPU का स्ट्रक्चर के रूप में, CPU स्ट्रक्चर के रूप में रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया आपका, एड्रेसिंग मोड हो गया, रिस्क कोर्सेस का आर्किटेक्चर हो गया। ये भी किसका पार्ट है, ये भी आपका COA का पार्ट है, ये मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, ये मैं आप पढ़ा दूंगा। फिर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप में आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से है, ये आपका MS ऑफिस है, MS ऑफिस है। ये भाई सुनील सैनी सर आपको पढ़ाने वाले, सुनील सैनी सर आपको स्टडी करवा, ठीक है, तो आपको पढ़ा, ओके। फिर अगर यहाँ बात करें तो नेक्स्ट जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये कुछ पार्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ पार्ट आपको सैनी सर पढ़ाने वाले हैं। पाइथन वाला पार्ट है, ये सैनी सर आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ये कंप्लीट पाइथन वाला पार्ट सैनी सर एक्सप्लेन करेंगे। मैं मेरे पार्ट पे आ जाता हूँ, जिसको मेरा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, इसमें कुछ पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ पार्ट सैनी सर पढ़ाने वाले हैं। फिर अगर यहाँ बात करें तो नेक्स्ट आपके आता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो मैं आपको, जो पर्टिकुलर मैं आपको कोर्स कंटेंट दिखा रहा था ना एप्लीकेशन पे, जो कोर्स कंटेंट, अब आप मैच करना, देखो अब मैच करना। Evolution of networking, introduction to computer network, evolution of networking, ARPANET, NSFNet और इंटर, क्या डिटो पोर्शन था, या डिटो मैंने पढ़ा रखा है सिलेबस में, गिवन है, डिटो पढ़ा रखा है। उसको देखो, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर मैसेज कम्युनिकेशन मीडिया और प्रोटोकॉल, क्या डिटो मैंने पढ़ा रखा है, था वहां पे। फिर मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया मेजरिंग कैपेसिटी, बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है, IP एड्रेस क्या होता है, स्विचिंग टेक्निक क्या होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग क्या होती है। फिर ट्रांसमिशन मीडिया में आपके वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल क्या होती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है, वायरलेस मीडियम में आपको रेडियो क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होता है। सभी पॉइंट है ना, सारे के सारे पॉइंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइव सेशंस के रूप में, ये आपको लाइव सेशन में पढ़ाए जाएंगे, बट रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको इसलिए अवेलेबल करवा दिए क्योंकि आप तैयारी अपनी अच्छे से बूस्ट तैयारी, ठीक है। फिर उसके बाद में इस नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में आपको मॉडेम क्या होता है, इथरनेट कार्ड क्या होता है, RJ45 कनेक्टर क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, वाईफाई कार्ड क्या होता है, ये सब आपके नेटवर्किंग डिवाइस हो गए, सारे आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट अवेलेबल है, निश्चिंत रहो। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आपके नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टाइप्स के अंदर बात करें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पैन, लैन, मैन, वैन, ये सब आपको दिख रहे थे वहां पे, सिलेबस में दिख रहे थे ना। और आप पेड कोर्स के स्टूडेंट तो आप आराम से इजीली चेक भी कर पा रहे हो, आपके पास में तो सारा कंटेंट है आपके पास में ऑलरेडी। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में बस, नेटवर्किंग टोपोलॉजी में अगर बस स्टार ट्री टोपोलॉजी, फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गया आपका, फिर इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस हो गया, वेब सर्विस WW क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये उसके बाद में HTML के बाद XML क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है, URL क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी सिलेबस के रूप में अवेलेबल है। अभी ये वाला पॉइंट सिलेबस में अवेलेबल नहीं है, ये पॉइंट्स मैं बहुत जल्दी आपको लाइव के माध्यम से, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट की, है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पे है ना नेटवर्क का कुछ पोर्शन और है, नेटवर्क कुछ पोर्शन बात करें तो नेटवर्क कुछ पोर्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। अर्जेंट ट्रेंड टेक्नोलॉजी नहीं, नेटवर्क का पोर्शन नहीं है, नेटवर्क का वही होगा, नेटवर्क का पोर्शन नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट बात करें तो भाई यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट के रूप में हम बात करते हैं इसकी, बात करें किसकी, बात करें DBMS। देखो DBMS के अंदर मैं थोड़ा सा DBMS के अंदर यहाँ पे ना जो जो की पॉइंट्स आप गिवन है ना, इसको मैं एक बार है ना आपके जो कोर्स है उसके माध्यम दिखा, कोर्स है उसके माध्यम, टाइम आउट हो गया भाई आपका, यहाँ पे कोई चेक कर लेते और आपके इसका मैं कोर्स कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। देखो DBMS का कोर्स कंटेंट देखो, DBMS कोर्स कंटेंट देखो, सबसे पहले DBMS के बारे में बात करें तो कोर्स कंटेंट रूप में समझाना स्टार्ट करता हूँ आपको, कोर्स कंटेंट कैसे अवेलेबल आपका। देखो इंट्रोडक्शन हो गया आपका, इंट्रोडक्शन से आपको पूरा बताया गया है DBMS के अंदर भाई सारा यहाँ पे कोर्स कंटेंट रूप में कोर्स कंटेंट बताया गया है कि DBMS में आपको पढ़ना क्या क्या होता है, ये डिटो कोर्स कंटेंट है ना। जो कोर्स कंटेंट यहाँ पे मैंने गिवन है ना, जो कोर्स कंटेंट आपको यहाँ पे गिवन है वो आपको एज कोर्स कंटेंट आपको आपके सिलेबस में गिवन है, सारी कीज वगैरह देख लो आप अच्छे से, है ना, समझ लो अच्छे से पढ़ लो, फिर आप मत कहना सर कोर्स कंटेंट आपका यहाँ पे अलग है, वहाँ पे डिटो कोर्स कंटेंट कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सुपर की, फॉरेन की, कॉम्पोनेंट, या आपके प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सारा सर आपको, ठीक है। आपके ट्रांजेक्शन ऐसे प्रोडक्टिविटी, SQL में देखो, SQL में DDL, DML, TCL, ये सब आप देख लो, है ना, सब अच्छे देख लो, आप देख लिया आपने। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे समझो डेटाबेस कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट नीड्स, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है।
फिर आपके क्या होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, कीज क्या होती है, कीज में कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। सारा कंसेप्ट डिटो है, एज इट इज कंसेप्ट है। फिर आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, डीडीएल दिख रहा था ना आपको, एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप में कैर, वेर कैर, इंट, फ्लोट, डेट, ठीक है। फिर कंस्टेंट, नॉर्टनल, यूनिक, प्राइमरी की, फिर क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, शो डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, शो टेबल, शो टेबल, क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब टेबल, अल्टर टेबल, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, सारे के सारे डीटो पॉइंट आपको, सारे के सारे पॉइंट्स आपको, ये जितना भी आपको देखो एसक्यूएल जितने भी पॉइंट देख रहे हो ना, ये सारे आपको दिखाता हूँ आपको, देखो ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर ले एसक्यूएल पे आ जाओ एक बार, है ना, आप एसक्यूएल पाओ, क्योंकि यहाँ पे एसक्यूएल का बहुत अच्छा रोल है। फिर आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका बहुत, इसकी पीडीएफ दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि लेक्चर के अंदर वही है, पूरा सारा कहानी वही है। पीडीएफ में जैसे एसक्यूएल के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करोगे, देखो एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन में देखो यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर बता रखा है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है, अब डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था, यहाँ पे पूरा कंप्लीट बता रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो एसक्यूएल को, डीडीएल, डीडीएल की कौन कौन सी कमांड होती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। फिर डीएमएल कौन सी होती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट वैसे डीक्यूएल के होते हैं, लेकिन डीएमएल में इंक्लूड किया जाता है। फिर टीसीएल कौन से होते हैं, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। फिर डीसीएल कौन से होते हैं, ग्रांट, रिवोक, ठीक है, ये सारा हो गया आपका, सारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं, इंटीग्रेट कंस्ट्रेंट देखो, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, यूनिक, नोटनल, रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट, फॉरेन की, चेक, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक, नोटनल, है ना, पूरा देख लो, पूरा चेक कर लो ना। फिर उसके बाद में पूरा कंप्लीट बता रखे हैं, देखो उसके बाद में डीडीएल में क्रिएट टेबल, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये पूरा कंप्लीट है ना। क्रिएट के अंदर देखो डेटाबेस क्रिएट करना, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, फिर डेटाबेस का शो डेटाबेस, है ना। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स में यहाँ पे आपको, जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको सिलेबस में गिवन है ना, जो पॉइंट देखो ना, सिलेबस में जो पॉइंट गिवन है, सिलेबस में आपको कंस्ट्रक्ट ग्रुप है, नोटनल, यूनिक, प्राइमरी की, देखो क्रिएट डेटाबेस, शो डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, शो डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, ये सब क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब टेबल, अल्टर टेबल, सारे के सारे पॉइंट्स आपको एज इट एज आपको पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। आगे चलोगे ना, देखो क्रिएट टेबल का सिंटैक्स मिल गया आपको ना, क्रिएट टेबल्स के अंदर पूरा ये, अगर ये तो मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये तो मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दिखा रहा हूँ, जब आप इसको पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। यहाँ पे किस टाइप से कैसे कंस्टेंट को क्रिएट टेबल्स क्रिएट करने के बाद में कंस्टेंट टेबल में कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि आपको लिखना क्या है, आपको बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको लिख के आना है। इसलिए यहाँ पे ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपका बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, वो सारे पॉइंट्स पे मैं आपको बहुत अच्छे से बात करने वाला हूँ, सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। जैसे एसक्यूएल, जैसे भाई एसक्यूएल के डेटाबेस की बात करें तो जैसे कैर हो गया, ठीक है, वेर कैर हो गया आपका, ठीक है, उस टाइप देखो। उसके बाद न्यूमेरिक में इंटीजर हो गया, स्मॉल इंट हो गया, बिग इंट हो गया, वहां पे तो कुछ नाम दे रखे हैं, यहाँ पे तो हमने बहुत डेप्थ तक बता रखे हैं, ठीक है। फिर फ्लोट हो गया, डबल हो गया, फिर बिट स्ट्रीम हो गया, फिर डेट हो गया, डेट में देखो डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, ये सारे पॉइंट्स देखो। देखो उसके बाद में यहाँ पे सारे के सारे मैंने यहाँ पे यूज करके बता रखे हैं, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं। ये जो है ना, ये मैच करते रहना, देखो इधर ना मैच करते रहना, ये मैच करते रहना, डिटो आपके मैच होंगे, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना वो सारे के सारे मैच होंगे आपके, क्योंकि आप जो यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हो वही तो चीजें आपके डेटा टाइप्स में अंदर कैर, वेर कैर, इंट, फ्लोट, डेट, ये सब आपका डिटो कवर होगा। एजी टाइप क्या क्या रहने वाला आपका, कवर होने वाला है। सारा सिलेबस दिखा रहा हूँ, सारा आपको यहाँ पे कोर्स कंटेंट ग्रुप में पूरा कंटेंट है, ठीक है। प्राइमरी की, फोन की बेस पे यहाँ पे कोटेबल कनेक्टिविटी, ठीक है। फिर जैसे बात करें अल्टर कमांड, देखो अल्टर कमांड की यूज देखो, अल्टर कमांड की यूज देखो, सारे के सारे अल्टर कमांड की यूज देखो। यहाँ पे अल्टर कमांड में बात करें तो यहाँ पे समझो, देखो जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पूरा बता रखा होगा अल्टर कमांड। अल्टर कमांड के यूज क्या होते हैं, टोटल 8 यूज लिखवा रहेगा अल्टर कमांड। न्यू कॉलम ऐड करना, न्यू कॉलम ऐड करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम और डेटा टाइप, ठीक है। उसका एक प्रैक्टिकल बता रखा है, उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट्स बता रखा है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम सिटी कैर 30, ठीक है। कॉलम को हटाना, कॉलम को रिमूव कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स डिफॉल्ट सिंटैक्स, उसके बाद एक प्रैक्टिकल्स के साथ आपको करवा के दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, समझो, देखो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अब ये सारे पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी गिवन है, इन सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसी के बेस पे आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। ये आपका सेकंड पार्ट है, टायर सेकंड का पेपर का सारा सिलेबस है, उसके बेस पे सारा कंप्लीट कंटेंट है। लेकिन टायर सेकंड आप टायर फर्स्ट के साथ साथ पढ़ते रहो। अभी इस टाइम तो थोड़े दिन तो टायर सेकंड को अच्छे से कर लो, क्योंकि टायर फर्स्ट का जब एग्जाम आ जाए ना, उसका एक महीने फिर टायर फर्स्ट पे बढ़िया बढ़िया से जी जान लगा देना। लेकिन ऐसा नहीं है टायर फर्स्ट पे ध्यान न दो, टायर फर्स्ट पे ध्यान देना है, लेकिन टायर सेकंड को थोड़े दिन क्या बहुत अच्छे तरीके से कर लो। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो गिवन है ना, सारे के सारे पॉइंट्स गिवन है, सारे के सारे पॉइंट्स के रूप में आपको यहाँ पे
जो कुछ जो फंक्शन दिख रहे हैं, ये फंक्शंस अभी आपके एसक्यूएल में मैंने आपको करवा के नहीं बताया, ये फंक्शंस मैं आपको और करवा दूंगा एसक्यूएल में। जैसे फंक्शन ग्रुप में देखो, टेक्स्ट फंक्शन में अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, सारे फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन, लेंथ फंक्शन, लेफ्ट राइट ट्रिम, ये सारे फंक्शन है। फिर डेट फंक्शन हो गया, एग्रीगेट फंक्शन हो गया। एग्रीगेट फंक्शन आपके करवा रखे हैं ना, डेट के फंक्शन कुछ करवा रखे, कुछ नहीं करा, एग्रीगेट आपके कंप्लीट करवा रखे हैं, एग्रीगेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे आपको करवा रखे हैं, ठीक है। हैविंग क्लोज वगैरह सब करवा रखा है, ये सारा पॉइंट करवा रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के रूप में फिर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट के रूप में क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सारा पार्ट्स आपका। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के अंदर एआई कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको ये बता रखा है आपको। और साथ में आपको यूज ऑफ एआई टूल्स के जो आज के दिन आप एआई टूल्स के रूप में आप रोजमर्रा की जिंदगी में खूब सारा टूल यूज कर रहे हो, उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका पूरा सिलेबस है। और इसमें आपका मैक्सिमम सिलेबस के रूप में आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस आपका पाइथन, डीबीएमएस, नेट और साथ में आपका फंडामेंटल, इन पे ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका इस टाइप से बेस्ड है और इसी टाइप से आपको इस एग्जाम तैयारी करनी है। अब भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सच में आपको इस एग्जाम के लिए आपको अगर आप अच्छे से एफर्ट्स लगाओगे ना एग्जाम के लिए, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको स्मार्ट तैयारी करनी है। ड्यूरेशन बहुत कम ड्यूरेशन मिला है आपको, लेकिन स्मार्ट तैयारी करनी है। स्मार्ट तैयारी अगर आप करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन, ठीक है। ये सिलेबस आपका किसका हो गया, ये सिलेबस जैसे अभी है ना, अभी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अभी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो हमने सबसे स्टार्टिंग लिया था। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ शेड्यूलर। अब मान के चलो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया और उसके बाद में आपको इस टाइप से आपको स्पेस मिल रहा है, इसके अंदर आपको शेड्यूलर के बारे में बताना है, ठीक है। तो भाई आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने शेड्यूलर पढ़ा होगा कि शेड्यूलर क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली आपने 3 टाइप के शेड्यूलर पढ़े होंगे। तो सबसे पहले तो मानता हूं अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपका शेड्यूलर का कोई क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अपना एक प्यारा सा सुथरा सा डायग्राम बना दो। सुथरा डायग्राम क्या बनाओगे, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट कौन सी होती है, न्यू स्टेट होती है। फिर कौन सी होती है, एक रेडी स्टेट होती है। फिर कौन सी स्टेट होती है, एक रनिंग स्टेट होती है। फिर मैं पॉइंट भी लिखवाना बताऊंगा ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन सी होती है, वेट एंड ब्लॉक होती है, वेट एंड ब्लॉक होती है, ठीक। और फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे पास कौन सी होती है, तो ये अभी है ना, जैसे मान के चलो आपको किस टाइप से कैसे कैसे पॉइंट लिखना है, ठीक है। इससे पहले शेड्यूलर के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट भी लिखना है ना, कुछ पॉइंट लिखना है उसके बारे में, ये पॉइंट लिखना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करो यहाँ पे। तो सबसे पहले न्यूज से रेडी के बीच कौन सा जाता है, कौन लेके जाता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे ये क्या होता है लॉन्ग टर्म। आप जान रहे ना, आप सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम नहीं, डायग्राम के साथ इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए ना। वो सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, डोंट वरी, सारे पॉइंट बताऊंगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो क्या करते हैं, जिस देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जो आपके रेडी क्यू से रनिंग तक क्या पहुंचाएगा, आपके आपके जो प्रोसेस को पहुंचाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपको होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करें तो एक आपका शेड्यूलर होता है जिसको हम बोलते हैं कि आपका शेड्यूलर बेसिकली काम करता है, उसको बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर। तो बेसिकली क्या कहां पे काम करता है, जैसे यहाँ पे एक होता है सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। और एक यहाँ पे एक फील्ड होती है कौन सी, एक यहाँ पे एक फील्ड होती है कौन सी, सस्पेंडेड रेडी होती है, सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंड रेडी फील्ड होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक शेड्यूलर होता है जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर। तो आपके 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं और 3 टाइप के शेड्यूलर के रूप में आपको किस टाइप से कैसे एक्सप्लेनेशन लिखना है तो उसमें अब बता देता हूँ। देखो अगर मैं शेड्यूलर की बात करूँ तो शेड्यूलर के रूप में हम लिख सकते हैं, देखो शेड्यूलर के रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं शेड्यूलर। आपका शेड्यूलर होता है उसके शेड्यूलर मेन फंक्शन, शेड्यूलर मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान चलो फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, प्रोसेस सिलेक्शन, प्रोसेस। अब इस शेड्यूलर का मेन फंक्शन रूप में मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं प्रोसेस का सिलेक्शन कर। तो प्रोसेस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करेंगे, चूज करेंगे किसी में से, रेडी क्यू में से, और उसको हम किसके पास भेजेंगे, रनिंग के पास भेजेंगे। किसके लिए, इसके लिए भेजेंगे हम एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूज वन
वन ऑफ द प्रोसेस इन रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो भाई हम बात करें तो ना सबसे पहले शेड्यूलर के मेन फंक्शन की बात करें तो शेड्यूलर के मेन फंक्शन में प्रोसेस का सिलेक्शन करना है। प्रोसेस सेलेक्ट करता है और किसके लिए सेलेक्ट करता है, ये बेसिकली सेलेक्ट करता है यहाँ से रेडी से, और किसके लिए भेजता है, यहाँ भेजता है किसके लिए, यहाँ पे आपके रनिंग भेजता है। अच्छा, ये प्रोसेस के सिलेक्शन के लिए ये जो है ये कौन सा शेड्यूलर होता है, ये प्रोसेस के सिलेक्शन के लिए कौन सा शेड्यूलर होता है, ये शेड्यूलर कौन सा होता है, ये शेड्यूलर होता है शॉर्ट टर्म, इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म। ठीक। अच्छा, अब मान के चलो आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जैसे यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप जैसे अभी मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, जब जो जितना गिवन स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा देना होता है। ठीक। उसके बाद जैसे बात करें तो हम बात करते हैं जैसे रिसोर्स अलोकेशन, हम बात करते हैं कैसे शेड्यूलर का मेन, जैसे मेन हम अगले फंक्शन बात करें हम करते हैं रिसोर्स अलोकेशन। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्रुप में जितने भी आपके जो भी आपके रिसोर्स होते हैं, जैसे हम मैं आपको बात कर जो जिन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ तो भी आपके रिसोर्स के रूप में बात करते हैं, आपका सीपीयू हो गया, आपका मेमोरी हो गया, इनको आपको इस टाइप से काम में लेना है कि आप क्या कर सको, आप मैक्सिमम थ्रूपुट प्राप्त कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मैनेज रिसोर्स इफिशियंटली लाइक सीपीयू मेमोरी गेट मैक्सिमम थ्रूपुट, गेटिंग मैक्सिमम थ्रूपुट, मैक्सिमम। ठीक। अच्छा, उसके बाद जैसे मान चलो उसके बाद यहाँ पे क्या क्या लिख दिया, उसके बाद जैसे मान चलो आपने लिख दिया, उसके बाद आपने लिख दिया क्या, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, क्या लिख दिया आपने, टाइप्स ऑफ अब टाइप्स ऑफ शेड्यूलर में आपने पहला शेड्यूलर लिखा, तो आप लिखा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम बात करें तो जॉब शेड्यूलर भी। फिर आपने क्या लिख दिया, आपने दूसरा लिख दिया आपने शॉर्ट टर्म, आपने क्या लिख दिया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर, क्या बोलते हैं हम, सीपीयू शेड्यूलर। ठीक। और जिस अगर बात करें थर्ड आता है कौन सा, मिड, या इसको क्या बोलते हैं, है ना, मिड या मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक। और यहाँ पे इसको इसको बोलते हैं, है ना, इसका काम करता है, क्या काम होता है इसका। तो अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया ना, आपने एक प्यारा सा ऐसे डायग्राम बना दिया, आपने एक सुथरा सा ऐसे डायग्राम बना दिया, आपने पॉइंट लिख दिया, तो फिर आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना। मैं अब भी कह रहा हूं, जब भी कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना, उस टाइम पे थ्योरी ज्यादा मत लिखो, ज्यादा थ्योरी लिखने से सिलेक्शन नहीं होता, ज्यादा थ्योरी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर मान के चलो इस टाइप से आपने ऐसे बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में आपने इस टाइप से एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो इसका मतलब है कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा ना, और जो आपका कॉपी चेक करने वाला बंदा होगा ना, उसको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा बंदे को परफेक्ट नॉलेज, 1 नंबर की शानदार नॉलेज है, बंदे को परफेक्ट तरीके से नॉलेज है, इसलिए बंदे ने शानदार तरीके से यहाँ पे क्या करें, है ना। यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन का जो मैंने तरीका यहाँ पे बताया ना, इस तरीके से मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अब आपको मैं जब मैं आपको कंटेंट डिलीवरी करूँगा, कंटेंट पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ, असाइनमेंट। और उस असाइनमेंट के बेस पे आप क्या करोगे, आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके सेल्फ प्रैक्टिस में आपने जो पॉइंट लिखे वो पॉइंट आपने क्या क्या लिखा है, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं उस पॉइंट्स में आपने कौन कौन से पॉइंट्स आपने मिस कर दिए, तो फिर आप क्या करोगे, आप उन पॉइंट्स को दोबारा से ऐड ऑन करोगे, दोबारा से लिखोगे, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे गिवन मेरे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिख लोगे, तो उससे क्या होगा, उससे फिर आपको जो मिसमैच होता है वो दूर हो जाएगा, मिसमैच होता है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और आप परफेक्ट तरीके से क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की भी तैयारी कर पाओगे, डिस्क्रिप्टिव में भी आप परफेक्ट। ठीक है, जैसे हो गया ना, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्टिव में शानदार तरीके से लिख दिया ना, ठीक है, ये होगा ना डिस्क्रिप्टिव शानदार तरीके से। अब जैसे मान चलो, चलो ठीक है, एक असाइनमेंट देता हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव ना, एक असाइनमेंट देता हूँ आपको, एक असाइनमेंट देता हूँ आपको, ये क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है,
व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सिस्टम कॉल। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। और इसका आंसर लिख के आप है ना एक काम करना, आप जो सिस्टम कॉल्स के बारे में आप जो आंसर लिख रहे हो ना, इसका आंसर लिखो और आंसर लिख के आपके इसी आपके जो जो पर्टिकुलर आपका जो कोर्स परचेज करेगा, इसमें एक फॉर्म टैब है, लास्ट में फॉर्म है, ग्रुप है, ग्रुप के साइड फॉर्म है, तो वहां पे आप है ना इसके आंसर को मुझे पोस्ट करके है ना। मैंने आपके आपके लिए एक सहूलियत के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, आपके स्पेशल आपके बैच में आपको अटैच, आपको जो भी आप कुछ पर्टिकुलर मान चलो आप कोई पेज है, पेज में आपने कुछ पॉइंट लिखे, ठीक है, उस पॉइंट्स को आप अटैच करके मुझे भेज सकते हो, मैं देख सकता हूँ। इस टाइप का भी फैसिलिटी हमने क्या दिया, ऐप में अवेलेबल करवाई है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में फिर आपने जो आंसर लिखोगे तो वो कैसे पता लगेगा। अच्छा धना, आपका आंसर मैं अकेला नहीं, आपका आंसर आपके जो अदर जो आपके कलीग्स आपके साथीगण है जो जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स परचेज किए हैं। अभी जैसे आज अब भी बात करें तो लगभग आपके 40+ स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स, ये सारे स्टूडेंट्स कोर्स परचेज करने स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कोर्स परचेज किया, तो वो भी आपके आंसर को देख पाएंगे। और सभी स्टूडेंट जब आंसर अपना अपना आंसर पोस्ट करे हुए, डिस्क्रिप्टिव वाला आंसर पोस्ट करोगे, तो इससे फिर क्या होगा, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल को, मेरे हिसाब से मैंने आपकी प्लानिंग परफेक्ट सेट कर दी। अब बारी है आपकी प्लानिंग की, बारी किसकी है, आपकी प्लानिंग की, कि आप किस टाइप से कैसे अपने आप को तैयार करते हो। मैं हार्डवर्क करने के लिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आपकी मेहनत मुझे देखनी कि आप कितनी मेहनत, और आपकी मैं अब अगर हमारी मेहनत अगर मिल जाएगी ना, तो हम 100% दावे के साथ कह देंगे सिलेक्शन इस बार लेके दिखाएंगे, EMRS में सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, KVS में, KVS और EMRS दोनों का सिलेबस सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेके आप मुझे पोस्ट कर देना, जितने भी आप यहाँ पे जो भी जिन भी स्टूडेंट यहाँ पे पेड कोर्स ले रखा है वो पोस्ट कर देना, ठीक है। जो स्टूडेंट मान के चलो ये वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, तो उस टाइम पे फिर आप मुझे यूट्यूब वाले बताना भी इस क्वेश्चन के अंदर आपको किस टाइप से कैसे किन किन पॉइंट्स को लिखना है, और मुझे बता देना, ठीक है, जिससे फिर मजे आएंगे। और आप भी भाई एक बार पोस्ट करना, तो फिर इस टाइप से आपकी तैयारी रहने वाली है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन आप कहाँ से उठा के लेके आए, आप सोचो कहाँ से उठा के लेके आए होंगे, ये क्वेश्चन PY की क्वेश्चन है, तब प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ डिस्क्रिप्टिव कोई पेपर हुआ होगा उसका ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे सिस्टम कॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मैं सिस्टम कॉल की बात कर रहा हूँ। सिस्टम कॉल होती है क्या है, बताओ, पॉइंट बताओ चलो मुझे फटाक से, चलो आप पॉइंट्स बताओ मुझे, पॉइंट्स बताओ, वो सिस्टम कॉल क्या होती है, इसके बीच इंटरफेस होता है यूजर और इसके बीच हार्डवेयर, या फिर हम कह सकते हैं यूजर और इसके बीच ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इसका होता है इंटरफेस होता है कौन, सिस्टम कॉल। और सिस्टम कॉल के माध्यम से हम किसको एक्सेस करते हैं, कर्नल को एक्सेस करते हैं, और कर्नल को एक्सेस करके हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। इसका मतलब हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है सिस्टम कॉल, क्योंकि हमें हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है, सिस्टम कॉल के माध्यम से हम हार्डवेयर एक्सेस कर लेते हैं। अब सिस्टम कॉल के टाइप्स होते हैं, सिस्टम कॉल्स के टाइप्स होते हैं ना, जैसे आपने मैंने एक फोर्क लिखवाया था, एक राइट लिखवाया था, एक ओपन लिखवाया था, रीड लिखवाया था, ये सब सिस्टम कॉल, लेकिन किस किस कैटेगरी के, फटाक से बताओ, जो सिस्टम कॉल बात करते तो किस किस कैटेगरी के। जैसे अगर प्रोसेस कंट्रोल की बात करें सिस्टम कॉल्स में, देखो थोड़े से की पॉइंट बता देता हूँ। जैसे आपके सिस्टम कॉल्स में बात करें तो सिस्टम कॉल्स में जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए, प्रोसेस कंट्रोल की देखो, बाकी सब आप खुद से आप लिखना, अभी थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको जैसे हिंट देता हूँ, ये असाइनमेंट है आपका, तो हिंट देता हूँ। प्रोसेस कंट्रोल के लिए सिस्टम कॉल कौन कौन सी होती है भाई आपके, जैसे आपने नाम सुनाओ किसका, फोर्क का नाम सुनाओ, क्या करती है न्यू चाइल्ड प्रोसेस करने के लिए, एग्जिट का नाम सुनाओ, सारी किसके लिए होती है, प्रोसेस कंट्रोल के लिए होती है। अगर दूसरी बात करें तो हम बात करें किसकी, फाइल मैनेजमेंट के लिए बात कर रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट के लिए जस्ट कौन सी होगी सिस्टम कॉल, कौन सी होगी, ओपन होगी, रीड होगी, फिर कौन सी होगी, राइट होगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम कॉल का मैं एक डायग्राम बताया था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाया था सिस्टम कॉल डायग्राम, वो डायग्राम जरूर चेक किया ना। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे ना, तब तक आपका एग्जामिनर ना वो इतना अच्छा तरीके से आपको ये नहीं मानेगा परफेक्ट नॉलेज है, वो डायग्राम जरूर से बना के आना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने आपको डायग्राम बनवा रखा है किसका, सिस्टम कॉल का। अगर वो डायग्राम बना दोगे ना और ये की पॉइंट्स आप लिख दोगे ना, तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 100% यहाँ पे आपका ये आंसर है ना, कि आपका बिल्कुल सही तरीके। जैसे हम बात करें तो भाई आपके जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए, फाइल मैनेजमेंट्स के लिए, फिर आपके डिवाइस मैनेज, जैसे आपके डिवाइस मैनेजमेंट के लिए होगी सिस्टम कॉल, है ना, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए होगी। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए जो है आपकी कौन सी होगी, रिक्वेस्ट होगी, जैसे आपके रिक्वेस्ट होगी, रेस्पॉन्स होगी, टाइप से। फिर सिस्टम कॉल का जो सूत्रा सा डायग्राम है, सूत्रा दिखाऊं आपको एक बार, कौन सा सूत्रा डायग्राम बात कर रहा हूँ मैं, बताऊं। जब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा था, देखो
इसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे हमारा जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर गए, कौन किस गए, हम ऑपरेटिंग सिस्टम गए, और यहाँ पे किसके अंदर गए, प्रोडक्शन में गए, और यहाँ पे हमारे पास में मैं इस डायग्राम बात कर रहा हूँ, डायग्राम की आप कह रहा हूँ आपको कौन सा डायग्राम दिखा के आना है, ये डायग्राम रहा, ये डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये सिस्टम कॉल्स के बारे में बता रखा है ना, आपका ये सिस्टम कॉल पूरा बता रखा है, सिस्टम कॉल के माध्यम से ये सारे पॉइंट्स आपको, ये सारे पॉइंट्स जब आपको पता है और सारे पॉइंट्स के बेस पे अगर आप ये सारी चीजें बताना जानते हो, सारे पॉइंट्स के बेस सारी चीजें बताना जानते हो, सारी चीजें आपको पता है आपको बारे में, सिस्टम कॉल्स का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो फिर आप 100% आप सिलेक्शन ले। डोंट वरी, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी शानदार करवाने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, उन असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग भी क्या करोगे, अपने असाइनमेंट्स को अपने ऐप पे अपलोड करोगे। ऐप पे अपलोड करने के बाद में आपके जो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ तैयारी करेंगे वो भी अपना असाइनमेंट क्या करेंगे, चेक करेंगे, आपके असाइनमेंट्स मैच करेंगे, आप भी उनके असाइनमेंट्स मैच करोगे। और इस टाइप से जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। सारे पॉइंट्स पे काम करके और हम क्या करने वाले यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से आपको। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में जल्दी आपसे। थैंक यू, टेक केयर। बताया था ना आपके जो यूजर्स के बेस पे, यूजर्स आपके बिल्कुल यूजर्स आपके किसी भी टाइप से यूजर्स के रूप में आप किसी भी टाइप से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, बट सिस्टम्स कॉल हमेशा फिक्स होती है। जैसे अगर बात करें सिस्टम्स कॉल की बात करें तो आपको लिखवाया था विंडोज जो होते हैं लगभग आपके 700-800 सिस्टम कॉल पे काम करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखवा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही पॉइंट्स आपके, बिल्कुल आपने जो कमेंट्स में आंसर दिया वो सेम सही आंसर आपका, सारे वही पॉइंट्स हैं, बिल्कुल आपको नॉलेज में पहले, सही बात है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।